आज की इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में ना होकर केवल सेकंड ईयर में ही पढ़ने के लिए दिया जाता है डीएलएड वालों को। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम है करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीई बुलाते हैं क्योंकि काफी बड़ा सा नाम है। तो सी से करिकुलम, पी से पेडागोजी एंड ई से इवैल्यूएशन। अगर इसी का हम हिंदी अनुवाद कर दें तो देखिए मैंने यहाँ पे पाठ्यक्रम लिख दिया, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं, ये होगा पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो पाठ्यचर्या क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, ये आप इस चैप्टर मतलब इस यूनिट में पढ़ेंगे जो हमारा पहला यूनिट है। और आगे करिकुलम कैसे होना चाहिए, किस किस टाइप का होता है, ये सारी चीजें आप इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं यूनिट 1, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 1 को ही कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। थोड़ा सा नया है ये सब्जेक्ट आपके लिए, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इकाई 1 का नाम है पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी करिकुलम एवं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैं फिर से बता दूं, ये पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये होगा पाठ्यचर्या, क्योंकि करिकुलम का हिंदी मतलब होता है पाठ्यचर्या, ना कि पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो होता है सिलेबस, लेकिन ना हमें क्या लगता था जब तक हम इसे नहीं पढ़ते थे कि सिलेबस और करिकुलम दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ये यूनिट पढ़ लोगे ना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस क्या होता है और करिकुलम क्या होता है। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिलेबस नहीं है, करिकुलम है। तो सारा का सारा फोकस कहाँ होगा, करिकुलम पे। बट यहाँ पर इकाई 1 में हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे, सिलेबस की भी बात करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो होगा करिकुलम पे, यानी कि पाठ्यचर्या पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पाठ्यक्रम और सिलेबस। पाठ्यक्रम यानी कि यहाँ पे मेरा मतलब है पाठ्यचर्या से, पाठ्यचर्या, और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम। देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, ये पाठ्यक्रम नहीं है, ये है पाठ्यचर्या। क्या है ये, पाठ्यचर्या, ठीक है। यानी कि करिकुलम और सिलेबस दोनों चीजें अलग अलग हैं। सिलेबस को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसे हम पाठ्य विवरण भी कहते हैं। इन दोनों की अवधारणा और आवश्यकता, यानी अभी हम पढ़ेंगे कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, इन दोनों में क्या अंतर है, बेसिकली वो समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं करिकुलम की, तो इसका संबंध सीखने व सिखाने वाले के बीच की कड़ी है। अब यहाँ पे सीखने वाला कौन है, स्टूडेंट्स, और सिखाने वाले हैं टीचर। तो इन दोनों को जो जोड़ेगा वो होता है पाठ्यचर्या। वहीं अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो ये शिक्षण संबंधित सभी कार्य सुनिश्चित करता है और पूर्व निर्धारित करता है कि शिक्षण यानी हमें शिक्षा क्या क्या देनी है, क्या क्या क्लास में पढ़ाना है। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या जो है वो, पाठ्यचर्या से शिक्षक यह पता लगाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सारी चीजें। और ये जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस जो हमारे टीचर के हाथ में मिल जाता है या हमें मिल जाता है, ये शिक्षक के कार्य को सरल कर देते हैं। और फिर वो ये टाइम लिमिट बना लेते हैं कि इतने टाइम में हम इतनी चीजें पढ़ा लेंगे। मान लीजिए सिलेबस में 5 चैप्टर हैं, तो अगर आपके पास 5 दिन है तो हम ऐसे करके अपना टाइम टेबल बना लेंगे कि एक दिन में 1 चैप्टर। इस तरीके से टाइम टेबल बनाना इजी हो जाता है। वहीं पाठ्यचर्या जो है विस्तृत है और व्यापक रूप है। पाठ्यचर्या बड़ा है, ठीक है, और जो सिलेबस है ना वो इसका सिर्फ एक भाग है, क्योंकि ये केवल पढ़ने पर आधारित होता है, विषयवार होता है ये। अब देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में क्या अंतर है। देखिए ये जो पाठ्यचर्या होता है ना, ये जो होता है ना बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। दैट मीन कि मान लीजिए किसी विशेष क्लास के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है, पाठ्यक्रम अलग चीज है और पाठ्यचर्या अलग। तो जब करिकुलम तैयार करना है तो उसके अंदर ना हम सारी चीजें रखेंगे कि जो बच्चा है वो स्कूल में आएगा तो वो क्या क्या करेगा। जैसे सुबह मॉर्निंग असेंबली करेगा, वहां पे वो प्रेयर करेगा, फिर वो उसके गेम के पीरियड लगेंगे, उसको एक्टिविटीज भी करानी है, और जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स भी कराने हैं, टूर पे ले जाना है। तो जितना भी कुछ पढ़ाई के अलावा जितनी भी एक्टिविटी है ना, जब हम उसको भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पाठ्यचर्या। लेकिन जब पाठ्यक्रम की बात करें सिलेबस की, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, विषयवार होता है। लेकिन यहाँ पे विषयवार यानी कि प्रत्येक विषय में बच्चे को एक साल में या एक दिन में कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें क्या है, हमारी पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है। लेकिन विषय को हटाकर अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को जोड़ दें, या बच्चे जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में आके कर रहे हैं, तो वो पूरा बन जाता है हमारा पाठ्यचर्या, ठीक है।
ये क्या करता है, पाठ्यचर्या सर्वांगीण विकास पर बल देता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो हर तरीके से एक्टिविटीज को यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है, तो फिर ये पूरा सर्वांगीण विकास पर बल देगा। जबकि जो हमारा सिलेबस होता है वो सिर्फ बौद्धिक विकास पर बल देता है कि मैथ पढ़ लिया, मैथ में हमें जमा घटा आ गया, चलो बौद्धिक विकास हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या जो होता है वो अन्य क्रियाओं को समावेश करता है, जैसा कि मैंने बताया। और जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो सिर्फ बताता है कि क्या पढ़ना है और इसकी जितने भी आउटलाइंस होते हैं वो। जैसे आप अब अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो जो आपका पाठ्यचर्या है वो क्या है, एक तो आपका सिलेबस भी है, क्योंकि मैंने कहा ना पाठ्यचर्या का भाग है सिलेबस। तो सिलेबस है आपके पास 10 सब्जेक्ट, उसके अंदर 5-5 यूनिट आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है, पूरी साल एक्टिविटीज बनानी है। या एक दिन आप कॉलेज में जाते हैं तो उस दिन में आप क्या क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, टीचिंग करना सीखते हैं, आपका एससीपी प्रोग्राम होता है, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। मॉर्निंग असेंबली भी होनी है तो होती है, अदरवाइज जो भी एक्टिविटीज हैं वो होंगी। तो वो पूरा पाठ्यचर्या है, क्यों, क्योंकि वो आपको टीचर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन सिलेबस की बात करें तो आप ये करिकुलम पढ़ें, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इससे आपको सब्जेक्ट के बारे में मतलब ज्ञान होगा कि ये करिकुलम होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ऑल ओवर जो पाठ्यचर्या है वो आपको शिक्षक बनाने के लिए है, और ये जो विषयवार है वो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। तो ये आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में क्या अंतर है। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या, क्योंकि मैंने कहा था मेन फोकस हमारा करिकुलम पे ही होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही ये है। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो कनिंघम जो बहुत ही फेमस है, इन्होंने परिभाषा दी है कि पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलागृह रूपी स्कूल में, यानी जो कलागृह है वो स्कूल है, अपने आदर्शों के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। तो काफी इजी सा है, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो पाठ्य जमा चर्या से मिलकर बना है, जिसका मतलब है पढ़ने अथवा पढ़ाने योग्य। पाठ्य मतलब हो गया पढ़ने या पढ़ाने योग्य, और चर्या का मतलब हो गया नियम पूर्वक अनुसरण, है ना, कि किसके बाद क्या होना चाहिए। जैसे कि आपका एससीपी प्रोग्राम से पहले क्या होता है, माइक्रो टीचिंग लेसन की जो होती है प्रिपरेशन होती है, मतलब आप थोड़े से बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्रमानुसार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अभी आपने जो है ट्रेनिंग भी नहीं ली और आपको बड़ी सी क्लास दे दी पढ़ाने के लिए जिसमें 40-50 बच्चे हैं। ठीक है, आगे चलते। करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा के ये जो ट्वेरेर, CURRER, ट्वेरेर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रनवे यानी दौड़। तो दौड़ कर किसी भी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग होता है ना, मार्ग पर जो हम दौड़ते हैं वही है करिकुलम। जैसे कि हम भागेंगे, भाग के हमें जाना है अपने गोल तक। तो अभी हमें कहाँ जाना है, आप लोगों को कहाँ जाना है, आप डीएलएड पढ़ रहे हैं, टीचर बनना है ना, तो वो जो रोड है जिसपे आप दौड़ रहे हैं वो है आपकी पाठ्यचर्या। ठीक है, एक और परिभाषा दे लीजिए पाठ्यचर्या की, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको परिभाषाएं जरूर देनी है, इससे आपके जो आंसर्स होते हैं उसमें नंबर काफी अच्छे मिलते हैं। तो रॉबर्ट यूलिच ने कहा कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया, उसे ही पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या में शिक्षण एक ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही पक्ष शामिल होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ पाठ्यक्रम तो वहां पे केवल ज्ञानात्मक पक्ष शामिल होगा। ओके, आगे चलिए। फ्रोबेल की छोटी सी परिभाषा है कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार भी समझा जा सकता है। ब्रूवेटर कहते हैं कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। वही चीजें हैं जो मैं कह रही हूँ। तो अगर आप परिभाषा याद करेंगे ना, मान लीजिए आप परिभाषा भूल भी रहे, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि पाठ्यचर्या क्या है। आप यहीं से बना के अपना मतलब डेफिनेशन तो लिख ही देंगे अपनी वाली। ठीक है, अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या का संबंध सीखने वाले यानी जो स्टूडेंट्स हैं और सिखाने वाले यानी हम टीचर, ये सीखने और सिखाने वाले को जोड़ने वाली अनिवार्य कड़ी है। अगर बीच में पाठ्यचर्या ही ना हो और टीचर क्लास में चला जाए, उसको नहीं पता कि क्या पढ़ाना है और कुछ भी कैसे भी पढ़ा दे, मतलब तो फिर कोई लक्ष्य ही कहाँ रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या के घटक। मैंने कहा कि करिकुलम के बारे में ही पढ़ेंगे आगे। तो इसके जो है 4 घटक होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, इस घटक के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस होता है, इसके अंदर अधिगम अनुभव एक्सपीरियंस दिया जाता है एक्टिविटीज के थ्रू, और मूल्यांकन इवेल्युएशन भी किया जाता है।
पाठ्यचर्या के विकास के सिद्धांत है अगला हमारा टॉपिक। तो ये पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या सिद्धांत है। कि बाल केंद्रित सिद्धांत, जो हमारा पाठ्यचर्या है वो किस पर केंद्रित होगा, बालकों पे। सेकेंड, समाज केंद्रित, क्योंकि ये ऑल ओवर विकास रहे तो समाज, अब यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा समाजीकरण हो सके बच्चे का। उपयोगिता सिद्धांत की जो पाठ्यचर्या तैयार की गई है वो उपयोगी होनी चाहिए बच्चों के लिए, अनुभवशाली होनी चाहिए। रचनात्मकता सिद्धांत, रचनात्मक होनी चाहिए। संरचनात्मक यानी कि कैसे चीजों को संरक्षण करना है, किन चीजों को संरक्षित अनावश्यक है, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। लचीलापन होना चाहिए उस सिद्धांत के अनुसार कि अगर जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं टाइम टू टाइम, जैसे दिन प्रतिदिन कंप्यूटर हमारा बहुत ज्यादा मेन एक पार्ट होता जा रहा है एजुकेशन का, तो उसको भी जोड़ना है, साथ ही साथ IT जोड़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो जोड़नी है। जैसे आप एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, ET एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो वो नया जोड़ा गया। तो पाठ्यचर्या लचीली होनी चाहिए, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, विविधता का सिद्धांत होना चाहिए कि सभी के लिए हो, और संतुलन का सिद्धांत हो कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही एक्टिविटी पे हम ज्यादा बल दे रहे हो, सारी चीजें हमें संतुलन में रख के करवानी है। आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या के विकास के दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस की बात करते हैं। तो पहला है विषय केंद्रित दृष्टिकोण। विषय केंद्रित का मतलब हुआ कि किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाना। ये जो है 1949 में राल्फ टायलर द्वारा विकसित किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि हमने कहा कि पाठ्यचर्या में विषयों को ध्यान में रखना होगा और फिर विषयों का वर्गीकरण करना होगा। ये नहीं कि साइंस में ही मैथ भी पढ़ा रहे हैं, हालांकि साइंस में भी फिजिक्स होती है, लेकिन मैथ अलग टर्म है, साइंस अलग टर्म है, तो विषयवार हम अलग कर देते हैं अपनी शिक्षा प्रणाली को, और ये कक्षा के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि छठी क्लास में हम 8वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाल केंद्रित दृष्टिकोण यानी बालक पे केंद्रित होना चाहिए, बालकों के अनुकूल होना चाहिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, विषय को चुनने की उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, अधिगम की विधियां और रणनीतियां वहां तैयार होनी चाहिए क्योंकि बालकों को समझ आना चाहिए, और उचित मूल्यांकन होना चाहिए। तीसरा जो अप्रोच है वो है जीवन केंद्रित यानी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए पाठ्यचर्या। ये जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करे बच्चों को, ऐसा हो। इसमें जानने के लिए सीखना, ठीक है, ये होना चाहिए, और करने के लिए सीखना, और होने के लिए सीखना, और मिलकर जीने के लिए सीखना। ये 4 चीजों पर बल देता है हमारा जीवन केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या विकास की भूमिका और आवश्यकता। तो भूमिका हो या मतलब देखिए, भूमिका और आवश्यकता बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। भूमिका में हम ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या क्या रोल प्ले करती है, तो मैं वो थोड़ा अलग से बता दूंगी। अभी आवश्यकता देख लीजिए। तो छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए यही दोनों जने तो हैं यहाँ पे पाठ्यचर्या में। सीखने वाला कौन, छात्र, सिखाने वाला कौन, टीचर। तो इन्हीं दोनों को तो पढ़ेंगे। तो इन दोनों के लिए क्या आवश्यकता है पाठ्यचर्या की। छात्रों के लिए है ज्ञान का विस्तार, चहुमुखी विकास, अधिगम अनुभव, छात्रों का स्व मूल्यांकन, और छात्रों के लक्ष्य निर्धारित करना। वहीं शिक्षकों के लिए क्यों जरूरी है ये, उन्हें पता चलता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मूल्यांकन करना है, सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन कब कब और कैसे करना है और कौन कौन से करने हैं, सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो ये शिक्षकों के लिए हो गया। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या द्वारा निभाई गई भूमिका यानी कि क्या रोल प्ले करता है ये। तो ये आपसी संपर्क यानी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट बनाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। ये कानूनी दस्तावेज है, क्योंकि देखिए एक तरह से जो पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है वो हम लोग नहीं, ऊपर से ही जो SCERT है या NCERT है वो निर्धारित करता है। तो एक तरह से दस्तावेज हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई टीचर अपनी मर्जी से कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन, टीचर्स को ये गाइडलाइंस दे देता है पढ़ाने के लिए। प्राप्य मानक होता है, ये सबके लिए बराबर होता है। प्रगतिशील शर्त होती है, ये मान्यता निकायों की आवश्यकताओं की ये पूर्ति करता है अच्छे से। और समानक, समानक यानी कि इक्विवेलेंस, यानी कि आप चाहे इंडिया में दिल्ली में रहें, बिहार में रहें, कहीं भी पटना में रहें, या फिर पंजाब में रहें, हरियाणा में रहें, चंडीगढ़ में, कहीं भी रहें, ये क्या है आपको समान भाव पे ला देता है। आपने देखा होगा कि 6 से 12 तक का जो सिलेबस होता है वो प्राइवेट स्कूल वाले भी चेंज नहीं कर सकते, हालांकि वो 1-2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। तो ये तरह से समानक की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा का संप्रत्यय यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा क्या होता है, ढांचा कह लो या रूपरेखा कह लो। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्योंकि हम करिकुलम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है कि शिक्षा में पाठ्यचर्या और नवीनीकरण। जब भी देखिए आप देखेंगे कि शिक्षा पे नए नए कानून आते रहते हैं, तो जब भी हमें शिक्षा और
और पाठ्यचर्या में नवीनता लानी होती है ना, न्यूट्रलिटी लानी होती है, तो हम विकास करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान जो है और प्रशिक्षण जो परिषद है वो शिक्षा में नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करती है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का नाम दिया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा फेमस जो है हमारा NCF 2005 है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। परिषद जो होती है वो देश के लिए लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र के समक्ष मौजूद मुख्य मुद्दों के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करती है। तो कौन तैयार करता है? परिषद करता है, और देश के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर। अब क्या होता है कि राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रमों और पाठ्य सामग्री विकसित करने के लिए रूपरेखा में दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपके लिए ये पाठ्यचर्या है, आप ये करवाइए, जिस तरीके से करवाना है करवाइए, और अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव भी वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि ये होता क्या है। अब हम बात करेंगे 2005 वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि सीटेट में भी ना इसमें से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो क्या हुआ था, ये वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, यशपाल जो कमेटी थी हमारी 1993 में जो बनी थी, उन्होंने इसको वर्तमान पाठ्यचर्या में सुधार के उद्देश्य से बनाया। इनका जो मेन टाइटल लोगो था वो था शिक्षा बिना बोझ, यानी बोझ नहीं होनी चाहिए शिक्षा में। इस शीर्षक द्वारा ही इस जो हमारे 2005 के पाठ्यचर्या रूपरेखा को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। तो अब बात करेंगे NCF के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ सीटेट में भी आता है और DLED में तो आएगा ही आएगा। ये क्या करता है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। सिर्फ स्कूल तक ही बच्चा ना सीमित रहे, जो वो पढ़ रहा है वो अपनी लाइफ से और बाहरी चीजों से रिलेट कर सके। पढ़ाई को जो है रटंत प्रणाली से दूर रखना इनका मेन फोकस था। तीसरी चीज की पाठ्यचर्या जो होगी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। यही तो कि पाठ्यचर्या ना जो हम समझते थे इस सिलेबस ही है, वो सिलेबस ना रह जाए। सिर्फ सिलेबस पाठ्यचर्या नहीं है, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ पाठ्यचर्या। ठीक है, तो सिलेबस तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ जो अदर एक्टिविटीज हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज हो रही, अदर चीजें हो रही, वो यहाँ पर ज्यादा ध्यान दी जाएंगी। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए, एक्टिविटीज हो, और लचीला बनाया जाए, और राष्ट्रीय महत्व पर आधारित हो, कि हम बच्चों को ऐसे तैयार करें कि वो आगे चलकर अपना राष्ट्र में भी योगदान दे सके। ये नहीं इसे पढ़ लिया, रट लिया एंड बस हो गया, जॉब ले ली, बस बैठ गए और कुछ नहीं करना है। बच्चों का दिमाग हमें खोलना है ताकि वो नए नए आइडियाज लाएं, हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इन चीजों के बारे में वो सोचें। अब देखिए थोड़ा बहुत और बताती हूँ आपको 2005 के लिए कि शिक्षा का अब तक का ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है। तो सीटेट में क्वेश्चन भी आ सकता है कि शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज क्या है, तो वो हमारा NCF 2005 है। वैसे नई शिक्षा नीति अभी आई हुई है, लेकिन अभी उसे लागू नहीं किया गया है, तो उस बारे में बात नहीं होगी। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में ही ये बना था। इसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी सर्वांगीण विकास क्या होता है, अब तो आप भी जान रहे हैं। भावात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, और ज्ञानात्मक विकास, इमोशनल वाला विकास, मतलब फिजिकल विकास, मेंटली विकास, सारे विकास करना सर्वांगीण विकास होता है। और मूल्यांकन के लिए हमें किस पर जोर दिया गया यहाँ पे? सतत और व्यापक मूल्यांकन। मैं ये भी नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरा फर्स्ट ईयर आपने हर सब्जेक्ट में सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ा है। उसके बाद नवीन तर्क क्षमता, सोच, चिंतन विकसित करना। इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से ली गई। तो ये सभ्यता व प्रकृति नाम का लेख लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, निबंध लिखा था, और वहां से ही ये आइडिया लिया गया शिक्षा के लिए। आगे देखिए इसके मुख्य अंक देख लेते हैं। NCF 2005 के मुख्य अंग जो है वो है परिप्रेक्ष्य। यानी परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि कॉन्सेप्चुअल चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना, और फिर सीखना व ज्ञान, पाठ्यचर्या के जो क्षेत्र हैं और विद्यालय का वातावरण, उसके बारे में बात की गई। और व्यवस्थागत सुधार, मतलब व्यवस्थाओं से सुधार करना चाहिए। व्यवस्थागत मतलब पहले बेसिक चीज, फिर ऊपर, फिर डेस्क, फिर बेंच, फिर स्कूल का वातावरण, फिर उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, बाहर ले जाना या टूर पे ले जाना, बड़े टूर पे ले जाना, इस तरीके से। अब बात करते हैं NCF 2005 के विषय क्षेत्र के बारे में, कि इन्होंने प्रत्येक क्लास के लिए किस प्रकार से विषयों को निर्धारित किया।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब डीएलएड में हमारे पास क्वेश्चन आता है ना एनसीएफ 2005 का, तो हमें अंग भी लिखने हैं, विशेषताएं भी लिखनी है, बदलाव भी लिखने हैं, उसका जो है विषय क्षेत्र भी लिखना है, आवश्यकताएं भी लिखनी है। तो पूरा 10 या 8 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, 2-3 नंबर का तो आएगा नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ ने बोल दिया 2005 ने कि मातृभाषा रखिए, गणित, अंग्रेजी, कला, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव को सम्मिलित कीजिए। उच्च प्राथमिक जो हमारी शिक्षा होती है वहां पर जो 6 to 8 होती है, मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कार्य अनुभव, कंप्यूटर, कला इत्यादि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। माध्यम स्तर की अगर बात की जाए तो मातृभाषा तो रखनी है, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, एसएसटी, कार्य अनुभव, कंप्यूटर, कला वगैरह रखेंगे। आगे चलते हैं, जो हमारा उच्च माध्यमिक स्तर है वहां पर अनिवार्य जो विषय है वो है मातृभाषा, अंग्रेजी व गणित, चाहे तो ले सकते हैं अदरवाइज नहीं। और फिर 3 कैटेगरीज में कर दिया जो आपको भी पता है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, और उसके अंदर क्या क्या विषय आते हैं ये आप भी जानते हैं, तो यहाँ पर एक बार देख भी लें। आगे चलते हैं, पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक व पूरक सामग्री का महत्व। पाठ्य पुस्तक और पूरक सामग्री, देखिए पाठ्यचर्या के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम कहाँ से पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक से। अब पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हम कई बार पूरक सामग्रियों का भी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 किताबें आपकी सिलेबस में लगा दी हैं तो आप उन्हीं को पढ़ेंगे, अदर से भी कुछ रेफरेंस बुक्स हो जाती हैं, मैगजीन हो जाती है, कई बार न्यूज़पेपर बोल देते हैं टीचर पढ़ने के लिए, कई बार हम बोल देते हैं कि अच्छा आप ये कहानी पढ़ के आइए प्रेमचंद की, तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो उनकी महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, ये तो सबसे पहले मैं पाठ्य पुस्तक के बारे में बताऊंगी कि पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है। पाठ्य पुस्तक जो है वो पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करता है, कि जो सिलेबस तैयार किया गया है वो उसको जो है पूरा करता है। विषय का संगठित ज्ञान एक ही स्थान पर मिल जाता है। देखिए कोई भी विषय है उसमें जैसे आपका है, आपके यूनिट एक ही बुक में मिल जाए तो कितना मजा आ जाता है कि चलो यहाँ वहां मतलब हमें नहीं मत्था मारना, एक ही किताब पढ़ लो, उसमें सारे यूनिट दे रखे हैं। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देख लेते हैं कि हाँ एक वीडियो में हमें 1 यूनिट मिल जाएगा, सेकंड में सेकंड यूनिट सिलेबस वाइज मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो वैसे ही बच्चों के साथ होता है। शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से चलती है, बिल्कुल। पुस्तकों के सहारे अधूरे ज्ञान को पूर्ण करना, यहाँ पर शिक्षक जो है मात्र मार्गदर्शन होता है। किताबों में से ही टीचर्स पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो हम होते हैं वो गाइडेंस कर रहे होते हैं। किताब चाहे तो बच्चा किताब पढ़ के भी समझ सकता है, लेकिन उसको ठीक से समझाते हैं हम हैं, ठीक है। कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन, यानी कक्षा के अनुसार 10th है, 10th स्टैंडर्ड है तो 10th की ही किताब होगी। अब चलिए विषय वस्तु के पुनर्बलन हेतु आवश्यकता, कि अगर दोबारा अभ्यास करना है तो किताब तो कहीं नहीं जा रही ना। मान लीजिए टीचर ने एक बार समझा दिया, हमने बच्चे को समझा दिया, अब हम तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन किताब उनके पास है तो उनका पुनर्बलन हो जाएगा। स्व अध्ययन के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर बच्चा खुद भी अध्ययन करना चाहता है तो वो किताब से कर सकता है। छात्रों व शिक्षकों के समय की बचत होती है, क्योंकि उन्हें मटेरियल यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता, और बच्चों की स्मरण व तर्क शक्ति में बढ़ावा होता है, वो विद्वानों के विचारों से भी परिचित होते हैं। अब बात करें पाठ्यचर्या के बारे में, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह जान लेते हैं। तो जो हमारे एक हैरोलिकर हैं उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों का संचय साधन है। संचय यानी इकट्ठा। साथ ही साथ कुछ और बातें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की, कि किसी भी स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्या अनुसार तैयार की जाती है। इसमें तथ्य व ज्ञान संकलित होता है जो उस स्तर के लिए आवश्यक हो। शिक्षा का ये मुख्य साधन होती है, मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होती है, और समय समय पर इसमें बदलने की भी आवश्यकता होती है। तो जो पाठ्य पुस्तक है वो ये सारा जो है काम करती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो पूरक शिक्षण सामग्रियां होती हैं उसके बारे में। तो आपका पाठ्य पुस्तक जो है वो क्लियर होगा। पाठ्य पुस्तक क्या होती है, बुक्स वगैरह ही होती हैं जो हर क्लास के अकॉर्डिंग जो है तैयार की जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ पूरक शिक्षण सामग्री होती है, जैसे कि संदर्भ पुस्तकें या पत्रिकाएं, यानी जो रेफरेंस बुक होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, वो वर्क बुक्स ये भी हो सकता है, अधिगम किट और प्रोग्राम्ड मटीरियल। प्रोग्राम मटेरियल मैंने आपको पहले ईटी में पढ़ाया था कि प्रोग्राम मटेरियल कैसे होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह यूज करना है, या फिर अदर अधिगम किट यानी लर्निंग किट होती हैं जिसके जरिए बच्चा जो है कुछ चीजें सीखता है, पढ़ता है। तो ये सब क्या हो जाता है, पूरा शिक्षण सामग्री, यानी
हमारे जो शिक्षण है वो सिर्फ किताबों से ही नहीं, इन चीज़ों को भी हम लेकर जो है पूरी तरीके से करवा सकते हैं। तो इनकी क्या आवश्यकता हो जाती है भाई, महत्व क्या है इनका, कि ये मौलिक और विस्तृत जानकारी दे देते हैं बच्चों को। जैसे किताबों में जो नॉलेज मिला वो एक सीमा तक ही होता है, तो अगर वो ये मैगजीन वगैरह भी पढ़ लें तो फिर और ज़्यादा उनका जो है बढ़ जाता है। सेकंड, गहन सूचना, वो गहन सूचना उनको मिल जाती है, वहाँ पे नवीनतम ज्ञान से परिचय हो जाता है उनका। क्योंकि देखिए किताबें जब प्रकाशित हो गई तो एक बार हो गई, तो फिर उसमें नई चीजें ऐड, वो न्यूज़पेपर थोड़ी ना है किताबें की, रोज उसमें नई चीज ऐड हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चे जो है संदर्भ पुस्तकें या पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं और अपने आप सीखने पर बल देते हैं। क्योंकि बच्चे जब अपनी सिलेबस की किताब के साथ साथ बाहरी किताबें भी पढ़ रहे हैं तो वो मतलब बच्चा हमारा काफी टैलेंटेड है और एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि आजकल तो बच्चे सिलेबस की किताबें भी नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा सामग्री कहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन जो पढ़ रहा है दैट मीन कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा सीखने पर बल दे रहा है। उसके बाद व्यक्ति केंद्रित अधिगम, ये इंडिविजुअली मान लीजिए क्लास में तो हर बच्चे को एक ही किताब प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाया जाता है। ऐसे में जो प्रगतिशील बच्चा होता है वो पूरा सामग्री की ओर भागता है और फिर वो दिखाता है कि मैं हूँ प्रगतिशील बच्चा। तो ये चीज उसको व्यक्ति केंद्रित अधिगम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। ये करिकुलम का फर्स्ट यूनिट था। मैं जल्दी ही अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर के उनके भी वीडियोस लेकर आऊंगी और सिलेबस पूरा कंप्लीट यहाँ पर करवा दूंगी। मेरी बस एक ही आपसे है कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ वो नोट्स ही हैं, आप पेपर में उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये नहीं सिर्फ इतना लिखने से डीएलएड में नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जो ज्ञान आप ले रहे हैं ना ये आपको काम आएगा सीटेट में। अगर आप डीएलएड का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर डीपली अच्छे से पढ़ लें तो मतलब बहुत हद तक चांस है कि आपको सीटेट के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीटेट निकाल लेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का यूनिट 2। इससे पहले यूनिट 1 में करा चुकी हूँ, तो आज हम यूनिट 2 करेंगे, इकाई 2 करेंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है क्योंकि पिछले साल ये नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इकाई 2 जो है इसका नाम है शिक्षण शास्त्र के मूल, यानी बेसिक्स ऑफ पेडागोजी। तो पेडागोजी तो आप जानते ही हो, मतलब फर्स्ट ईयर में भी पेडागोजी आपने पढ़ी है, हर सब्जेक्ट में पेडागोजी पढ़ी है, मैथ में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, है ना। तो अब आप ये समझोगे कि पेडागोजी होती क्या है, पेडागोजी आखिर क्या है, ये जो शिक्षण शास्त्र है ये है क्या आखिर। ये जो शिक्षा है, शिक्षण है, जो हम पढ़ाते हैं, ये एक तरह का शास्त्र है। तो ये कैसा शास्त्र है, क्या है इसमें, ये सारी चीजें हम इस इकाई 2 में पढ़ेंगे और इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम पूरा सिलेबस वाइज ही आगे चलेंगे। तो टॉपिक 1 जब हम उठाते हैं तो आता है हमारा शिक्षण विज्ञान या फिर शिक्षण शास्त्र भी बोलते हैं, पेडागोजी इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी अवधारणा, प्रकृति और स्वरूप। प्रकृति और स्वरूप ये दोनों एक ही चीजें हैं। उसका नेचर कैसा है या फिर उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। एग्जाम में चाहे नेचर पूछे चाहे स्वरूप पूछे, आपको एक ही चीज लिखनी है। यहाँ तक कि अवधारणा भी जो है ना, आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो बात करें इसकी अवधारणा की कि ये है क्या, तो शिक्षण विज्ञान या फिर जो शिक्षण शास्त्र है वो अध्यापन की कला है। अध्यापन यानी पढ़ाना, एक टीचर जो पढ़ाता है उसका वो एक आर्ट है। विज्ञान व व्यवसाय है, ये विज्ञान भी है, विज्ञान को सीखा जाता है, और व्यवसाय तो है ही। और क्या है शिक्षण शास्त्र, पाठ्य वस्तु को पढ़ाए जाने की तकनीक सुझाता है कि जो पाठ्य वस्तु है या जो करिकुलम है उसको कैसे पढ़ाया जाए, ये भी हमें किसमें, शिक्षण शास्त्र में ही पता चलता है। बालक के अधिगम पर ये बल देता है, मतलब जो हमारा शिक्षण शास्त्र है इसका मूल ही क्या है कि बालक का अधिगम होना चाहिए। अगर बालक सीख नहीं रहा तो फिर बेकार है वो शिक्षण शास्त्र, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो फिर डेफिनेशन जरूर करनी है। तो वॉटकिंस व मार्टियर ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा ऐसी संज्ञानात्मक तैयार की गई क्रियाएं जिससे दूसरे व्यक्ति के अधिगम में वृद्धि हो, वही कहलाती है शिक्षण शास्त्र। यानी एक व्यक्ति जो अपनी संज्ञानात्मक तैयारी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाता है, जैसे टीचर जो है वो बालकों को सिखाता है, कुछ ना कुछ बताता है, उनका अधिगम में वृद्धि करता है, तो यही होता है हमारा शिक्षण शास्त्र। अब बात करेंगे इसकी प्रकृति की, नेचर की, या फिर स्वरूप जो है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो सबसे पहले देख लो कि जो पेडागोजी है
इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो पैडागोग, ये जो देख लो स्पेलिंग, व्युत्पत्ति जो हुई है उसकी पैडागोग्यू से हुई है, जो कि यूनान भाषा का शब्द है। और फिर आगे अगर हम इसके नेचर की बात करें जाए तो इसमें क्या होता है, नवीन अधिगम से जोड़ना। मतलब ये नहीं कि एक ही चीज जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं सदियों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। नई नई जो जानकारियां हैं वो ऐड ऑन होनी चाहिए। विद्यार्थी के सक्रिय आवेष्टन, इसका एक नेचर ये भी है शिक्षण शास्त्र का कि इसमें जो है विद्यार्थी का सक्रिय एक्टिव जो होता है वो नेचर होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान भी इसमें रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से, हर बालक एक दूसरे से अलग होता है। स्वतः अधिगम को प्रोत्साहन, कि यदि बच्चा खुद भी कुछ सीख रहा है तो उसको भी प्रोत्साहन देना है। विभिन्न स्तर का ज्ञान प्रदान करना, जितने भी स्तर हों। मूल्यांकन तकनीक का सुझाव देता है। मचान अधिगम की पोषक, यानी जो मचान अधिगम है, जो सीखना है उस पर बल, मचान का मतलब जो सीखना है और जो बच्चे ने नहीं सीखा उसके बीच में जो मचान बनी हुई है ना, वो बच्चे को हमें बताना है। अनौपचारिक अधिगम को बढ़ावा, ये सिर्फ औपचारिक नहीं होनी चाहिए, रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक भी होनी चाहिए। और क्या नेचर है इसके, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, अध्यापन विकास पर बल देता हो, और व्यक्ति व सामाजिक प्रक्रिया उनके परिणामों को भी ये बढ़ावा देता हो। तो ये हमारे नेचर हैं शिक्षण शास्त्र। आगे चलते हैं, अध्यापन के सिद्धांत और सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धांत देख लेते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स बोलते हैं जिसको। तो पहला जो सिद्धांत है वो है स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, कि जो अध्यापन है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके अंदर एक्टिविटीज होनी चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे को मोटिवेशन मिलनी चाहिए। सहकारिता का सिद्धांत, कॉपरेशन मिलना चाहिए। सृजन का सिद्धांत, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। प्रगति का सिद्धांत, यानी वो प्रगति करे, प्रोग्रेसिवनेस होनी चाहिए उसमें। और कौन से सिद्धांत है हमारे, व्यक्तियों में विभिन्नता का सिद्धांत, वो जो इंडिविजुअली डिफरेंसेस जो होते हैं उसका। परिवर्तन व आराम का सिद्धांत, इसमें चेंज भी होना चाहिए और रेस्ट भी होना चाहिए। स्व अभिव्यक्ति का सिद्धांत, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन भी बच्चा कर सके, उसके पास क्या ज्ञान है, क्या क्वेरी है, वो भी वो बताएगा। त्वरित प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी इसमें प्रॉपर फीडबैक भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाते जाओ, ना हम कोई मूल्यांकन कर रहे हैं, ना हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें फीडबैक तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो शिक्षण शास्त्र का सिद्धांत नहीं होगा। तो ये हमारे शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत थे, या फिर अध्यापन के सिद्धांत आप कह सकते हो। दूसरी चीज है सूत्र या फिर मैक्सिम्स, इसको बोलते हैं। तो इसके जो सूत्र हैं वो है मूर्त से अमूर्त की ओर, कि जो चीजें भौतिक रूप से दिखाई दे रही हैं उनके जरिए हम बच्चों को जो नहीं दिखाई दे रही चीजें वो भी सिखाएंगे। विशेष से सामान्य की ओर, कि कोई विशेष चीज जो है हमने उसको सिखा दी, और फिर मान लीजिए कोई चीज बहुत विशेष है, बड़ी है, तो उसे हम सामान्य तक लेकर आते हैं बच्चे को समझाने के लिए। फिर बच्चे के लिए टाइम पे वो चीज बिल्कुल कॉमन हो जाती है समझने के बाद। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि बच्चा जो जानता है उसका इस्तेमाल करके जो चीजें अज्ञात हैं उनका पता हम लगवाते हैं। सरल से जटिल की ओर, पहले सरल से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे बच्चे का जटिल की तरफ हम लेके जाते हैं, ये सूत्र हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश का मतलब क्या है, पहले हमने ब्रॉड एक चीज बता दी, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके स्टेप वाइज जो है हमने बता दिया। नजदीक से दूर की ओर, पास की चीजें सीखकर फिर धीरे धीरे दूर की चीजें सिखानी है। वास्तविक से प्रतिरूप की ओर, वास्तविक चीजें जो भी हैं उनसे हम बच्चों को सिखाएंगे और फिर प्रतिरूपों का भी प्रयोग करेंगे, कल्पनाओं का भी प्रयोग करेंगे। तो ये होते हैं मैक्सिम्स या फिर सूत्र अध्यापन के। अगला हमारा टॉपिक है अध्यापन और अधिगम के मध्य में संबंध, यानी अध्यापन यानी जो टीचर जो पढ़ा रहा है, और अधिगम यानी जो बच्चा सीख रहा है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। पहला, अध्यापन को प्रभावित बनाकर ही अधिगम को बेहतर किया जा सकता है। यह संबंध हो गया कि अगर अध्यापन अच्छा होगा तो फिर अधिगम भी अच्छा होगा। अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी शिक्षण युक्तियों का चयन करना चाहिए। अगर अधिगम के लक्ष्य प्राप्त करने हैं ना, बच्चे को सिखाना है कुछ भी, तो उसके लिए हमें शिक्षण युक्तियां कैसी यूज करनी होंगी, प्रभावी, काफी इफेक्टिव होंगी। थर्ड थिंग, अधिगम की गुणवत्ता का आधार अध्यापन की गुणवत्ता है, कि अधिगम में जितने ज्यादा गुण होंगे जितने की अध्यापन में गुण होंगे। यदि टीचर में गुण है ना, यदि टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही वो बच्चे को भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा।
उसके बाद अध्यापन का लक्ष्य ही अधिगम है। टीचर है ही इसलिए कि वो बच्चे को सिखा सके, ठीक है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो टीचर का तो कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। अध्यापन उद्दीपन है और अधिगम उसका प्रत्युत्तर। उद्दीपन यानी स्टार्टिंग है अध्यापन, और फिर उसका प्रत्युत्तर यानी जो रिजल्ट है वो होता है अधिगम। तो मेन चीज तो अधिगम ही है ना, कि बच्चा सीखे, किसी भी तरीके से सीखे, ठीक है। और अध्यापन और अधिगम दोनों साथ साथ चलते हैं, ये तो कॉमन सी चीज है। तो ये इनके संबंध हो गए। अब आगे चलते हैं अध्यापन की युक्तियां। युक्तियां यानी टेक्निक्स। तो इसमें हम 4 पढ़ेंगे, व्याख्यान, प्रदर्शन, प्रयोग और परिचर्चा। यही आपके सिलेबस में भी है। मैं इन सबको एक एक करके जो है एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन क्योंकि पेपर में आता है, इनके गुण भी बताओ और इनकी सीमाएं भी बताओ, ड्रॉबैक्स भी बताओ। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगी साथ साथ। तो सबसे पहले हम लेक्चर यानी व्याख्यान विधि की बात करें, तो इसमें जो सामर्थ्य है यानी गुण जो है, उसी से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्याख्यान होता क्या है। वैसे भी आपको पता ही होगा, लेक्चर आपने भी लिए होंगे, या कॉलेज में जो लेक्चर दिए जाते हैं सिर्फ टीचर ही बोलता जाता है। इसके गुण क्या क्या है? इसका गुण है बड़े समूह के लिए उपयोगी है ये, अगर बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, सेम अगर उनका मेंटेलिटी लेवल है तो। इसमें समय की बचत होती है। एक लचीली विधि है, टीचर अपने अनुसार जो है लेक्चर को कंप्लीट कर सकता है। पूरक व संपूरक नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। श्रवण द्वारा अधिगम में सहायक है ये, जो बच्चे सिर्फ सुनकर याद करते हैं ना, या जो देख नहीं सकते सिर्फ सुन सकते हैं, तो उनके लिए लेक्चर वाली विधि अच्छी है। और प्रचालनी सुविधा और कठिन अवधारणाओं के लिए उपयुक्त है। अगर कोई मुश्किल चीजें हैं, बच्चे सुनते नहीं है, तो लेक्चर विधि से हम उनको समझा सकते हैं। छात्रों के लिए ये सुविधाजनक होता है। नेत्र और नेत्र से कांटेक्ट हो जाता है, आई कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है इसमें, क्योंकि टीचर जब बोल रहा होता है तो बच्चे उनको देखते हैं। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? पहला कि ये एक मार्गीय संप्रेषण है, बिल्कुल सिर्फ टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इसमें निरस्ता होती है, बच्चे बोर होते हैं, उपासियां लेते हैं। और बना बनाया जो मसाला है या फिर स्पून फीडिंग कहते हैं जिसको, वो दिया जाता है, यानी टीचर जो बना के ले आए वही बोला जा रहा है, कोई इसमें नई चीज नहीं आ रही, बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। और श्रम साध्य कार्य होता है, इसमें काफी मेहनत भी लगती है, क्योंकि टीचर लगातार बोल रहा है और बच्चे भी लगातार सुन रहे हैं। कम अधिगम, इससे अधिगम ज्यादा नहीं होता। व्यक्ति विभिन्नता की उपेक्षा होती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम किस बच्चे को इस विधि से हेल्प हो रही है, किसको नहीं हो रही। निम्न कक्षा के लिए अनुपयुक्त, छोटे बच्चों को तो हम लेक्चर विधि से पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना हो तो हमें 10 तरीकों से समझाना पड़ता है। विशेष अधिगम के लिए अनुपयुक्त, कि अगर कोई विशेष प्रकार हमें सिखाना है उन्हें, जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट बताना है, तो क्या सिर्फ लेक्चर देकर समझा सकते हैं क्या? नो। तो फिर ये यहाँ पर ड्रॉबैक हो जाता है इसका। अगला जो हमारा टेक्निक है वह है डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर प्रदर्शन। फर्स्ट ईयर में भी किया होगा आपने माइक्रो टीचिंग में। प्रदर्शन विधि क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रदर्शित करना कुछ ना कुछ। तो ये इसके सामर्थ्य यानी गुण पढ़ लेते हैं। सक्रिय साझेदारी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हम जैसे चार्ट पेपर दिखा दिया या पपेट दिखा दिया, तो ये सब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, या एक्टिंग करके दिखा दी, ठीक है। तो इससे सक्रिय साझेदारी बच्चों का भी हो जाता है उसमें। वैज्ञानिक कौशल का विकास होता है, मॉडल वगैरह दिखा देते हैं। रुचि बनाए रखता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना, इसमें सारी ज्ञानेंद्रियां प्रयोग होती हैं। कम समय में ज्यादा प्रभावी होता है, ये प्रभावी अधिगम होता है इससे। सहकारी अधिगम, यानी बच्चे भी इसमें कोऑपरेट करते हैं। अवलोकन, चिंतन व तर्क शक्ति का भी इसमें विकास होता है। ये तो इसके हो गए फायदे। नुकसान की अगर बात करें तो इसमें सीमित ही अवसर होते हैं। अब जरूरी नहीं है ना हर बार हम मॉडल ही लेके आ जाएं, हर चीज का मॉडल तो नहीं बन सकता ना। अधूरा अभिव्यक्तिकरण, कई बार इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं मॉडल से, लेकिन अदर चीजें हमें मुंह से ही एक्सप्लेन करनी होती हैं। ये खर्चीली होती है बिल्कुल, भाई चार्ट पेपर लाओ, कलर यूज करो, फिर मॉडल बनाने में भी बहुत पैसा लगता है। अध्यापक गति के साथ असामंजस्य हो जाता है। ना ध्यान देने वाले बच्चों पर तो अध्यापक नजर ही नहीं रख पाता कि कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीमित अनुप्रयोग है इसका, कहीं कहीं भी यूज कर सकते हो। व्यक्ति विभिन्नता के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। अगर आप मॉडल से पढ़ा रहे हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको अलग से दूसरा मॉडल बना के नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन नाम से पता चल रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ज्यादातर साइंस में या मैथ्स में वगैरह में हम करते हैं, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके सामर्थ्य यानी गुण क्या क्या है? प्रयोग और वक्तव्य,
कि जो प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो बिना किए तो समझ में नहीं आएंगे ना, तो यहाँ पर हम वो करके दिखाएंगे। परिकल्पना का स्पष्टीकरण, कि जो हमने इमेजिन किया है उसको अभी एक्सपेरिमेंट से करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी वो चीज। न्यास एकत्रित करना, यानी डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है कई बार। न्यास विश्लेषण, फिर उसका विश्लेषण भी होगा। प्रयोग विवरण दिया जाएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किस तरीके से हुआ है। सामाजिकरण रुचिपूर्ण होता है ये वस्तुपरक, प्रभावी, विद्यार्थियों की इसमें साझेदारी होती है। और पुनरावृत्ति द्वारा प्रमाणिकता, कि हम बार बार एक एक्सपेरिमेंट को कर बार बार हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक बात है, ये सही बात है। उसके बाद सीमाओं की बात करें, अवगुण जो इसके हो जाएंगे, खर्चीली है बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट फ्री में तो नहीं हो जाएंगे। विश्वसनीय आकलन कठिन होता है, कई बार एक्सपेरिमेंट काम करता भी है, कई बार नहीं भी करता। जैसे अगर आप एसिड बेस वाला कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो लिटमस पेपर पे कई बार जो लिटमस पेपर खराब होता है तो फिर वो ठीक कलर नहीं देता, तो हम कैसे माने कि वो ठीक है या नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कई बार सही नहीं होते किसी वजह से, तो फिर वो अविश्वसनीय हो जाते हैं। प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, क्योंकि जो प्रयोगकर्ता होगा, एक्सपेरिमेंट करने वाला, चाहे वो टीचर हो या कोई भी निरीक्षक हो, वो पहले से ही बता देता है बच्चों की ये होगा बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करने से ये होगा। तो फिर एक्सपेरिमेंट के बाद वो हो या ना हो, फिर बच्चा मान लेता है कि हाँ भाई हो गया। नमूने में त्रुटि हो सकती है, जो भी ये सैंपल लिए हो, किताब में लिखा नहीं है कि आपको कितना लिटमस लेना है या कितना जो बूंद है वो डालनी है, और हमने ज़्यादा डाल दिया, इसलिए शायद हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं हुआ। गंभीरता का अभाव होता है इसमें, बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर इसमें गंभीरता आती ही नहीं है। सामान की अनुपलब्धता, कई बार हमारे पास जो सामान ही नहीं होता, उपकरण ही नहीं होते, ट्यूब्स ही नहीं होते कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है वो है डिस्कशन, यानी परिचर्चा। अब डिस्कशन क्या होता है, आपस में बातचीत करना डिस्कशन होता है, तो इसके गुण क्या हो जाएंगे, सक्रिय साझेदारी, बिल्कुल बच्चे भी और टीचर भी दोनों एक्टिव रूप से काम करते हैं। अधिगम अर्जन, इसमें बहुत ज़्यादा स्व अधिगम अर्जन होता है, यानी खुद ही बच्चा सीखता है डिस्कस, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है तो बच्चा भी कुछ पूछेगा, फिर टीचर आंसर करेंगे, फिर दोनों मिलके उस आंसर करेंगे, कुछ ऐड ऑन करेंगे उसमें, तो ज्ञान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कक्ष जीवंत पर्यावरण, जो क्लासरूम होगा ना वो एकदम जाग उठेगा जब डिस्कशन होता है, तो सोचने की गति में वृद्धि होती है और नए नए पॉइंट्स बच्चों में आते हैं। आपने भी देखा होगा जब कभी क्लास में डिस्कशन होता है, कोई बच्चा कोई और पॉइंट देता है, कोई बच्चा कुछ और पॉइंट देता है, ऐसे 10-15 पॉइंट तो क्लास में ही बन जाते हैं। प्रभावी अधिगम होता है, प्रभावी प्रतिधारण होता है, रुचिकर विधि होती है, धैर्य का विकास होता है, नेतृत्व प्रशिक्षण होता है, और रटंत प्रणाली इसमें निरुत्साहित होती है, रटने पे ये नहीं बल देता। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके डिस्कशन के। सीमाओं की बात की जाए तो इसमें सीमित गुंजाइश है, हर टॉपिक के लिए हम डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ साइंस की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हैं तो हैं, उस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, वो वही रहेगी। बहिर्मुखियों द्वारा आधिपत्य हो जाता है, क्या होता है कि क्लास में जो बच्चे बोलने वाले होते हैं ना, सिर्फ वही बोल रहे होते हैं, आंसर दे रहे होते हैं, तो वही आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, बाकी जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट बनकर ही बैठा रहेगा। छात्रों द्वारा कम तैयारी करना, कई बार बच्चों को तैयारी ही नहीं होती, मान लीजिए कोई टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो कुछ पढ़ ही नहीं आए, तो टीचर आके खड़ा है वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो डिस्कशन ही नहीं होगा। अधिक समय लगता है डिस्कशन में ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, टॉपिक कहीं से कहीं और भी पहुंच जाता है कई बार, तो टाइम जो है लंबा खिंच जाता है। आयोजित करने की योग्यता में कमी, टीचर में योग्यता नहीं होती कई बार इसको आयोजित करने की, कि बच्चा कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि टीचर आंसर ही ना कर पाए, चलो करेक्ट आंसर नहीं, कुछ तो बताए वो उससे रिलेटेड, है ना। उसके बाद अनुशासनहीनता, इसमें डिसिप्लिन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्कशन है, बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। विषय से भटकना, मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ, डिस्कशन हो रहा है तो बात शुरू टॉपिक से होगा, लेकिन टॉपिक फिर डिस्कस करते हुए कहीं और ही पहुंच जाता है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। बस, तो खत्म हो गया आपका यूनिट 2, इतने ही आपके सिलेबस में यूनिट 2 में जो भी था। चलिए नो, अभी आपका जो है ये यूनिट खत्म नहीं हुआ है, अभी एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक, वो है 2009 के शिक्षण अधिकार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युक्तियां। तो काफ़ी बड़ा सा नाम है इस टॉपिक का ही,
कुछ बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज़ है। सिर्फ इसमें ये पूछा गया है कि 2009 में जो शिक्षण अधिकार दिए गए थे बच्चों को, तो उसमें किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करने की बात कही गई थी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 2009 का जो RTE है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षण अधिकार जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा। वैसे तो ये आप इंटरनेट पे चाहें तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं, बट जो यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वो आपका युक्तियाँ हैं, यानी टेक्निक जो इन्होंने बताई थी। तो सबसे पहले मैं RTE बता दूँ, 2009 राइट टू एजुकेशन। इसमें 4 ए बताए गए हैं जिसको इन्होंने फॉलो करने की बात कही थी, जिसमें पहला ए जो है वो है अवेलेबिलिटी। देखिए जब आप ये आंसर करेंगे ना, ये 2009 का जो भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप ये 4A वाला बताएंगे तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव आंसर बनेगा। प्लस सीटेट के हिसाब से भी आपके लिए 2009 का RTE बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ए जो है वो है अवेलेबिलिटी, यानी निःशुल्क। इसमें बताया गया था कि निःशुल्क शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, अभी भी दी जा रही है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, यानी शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए हर बच्चे तक, चाहे वो किसी भी तबके का हो, जाति का हो, धर्म का हो, या गरीब हो, अमीर हो। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी, यानी विषय वस्तु की गुणवत्ता, जो विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और चौथा ये है अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आवश्यकता अनुसार, कि जिस बच्चे को जैसी आवश्यकता है वैसा ही हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसा कि अब होता भी है, आफ्टर 10th आप लोगों को चॉइस मिल जाती है कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना। तो ये 4A के ऊपर हमारा RTE 2009 जो है वो बनाया गया था। अब जो मेन चीज है वो है युक्तियां, यानी ये जो 4A इन्होंने बताया कि ये होना चाहिए। इसके लिए 2009 का जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसने टेक्निक कौन सी लगाई, क्या क्या ऐसी युक्तियां लगाई जिससे ये काम हो सके। तो सबसे पहले इन्होंने कोटा दिया, कोटा यानी वंचित वर्ग को आरक्षण दिया, तभी तो सारे आ पाएंगे, पहुंच हो पाएगी सबके पास, ठीक है। उसके बाद मिश्रित कक्षाएं दी, मिश्रित यानी मिक्स क्लासेस, सब आओ एक साथ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद निःशुल्क शिक्षण दिया इन्होंने, कि जो शिक्षण जो होगा वो निःशुल्क है, आप बच्चों को भेजो पढ़ने के लिए, आपको टीचर को कोई फीस नहीं देनी, गवर्नमेंट देगी। उसके बाद कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी इन्होंने बोला कि आप सारे आओ, एक कास्ट, मतलब किसी भी कास्ट के हो, कहीं के भी हो, आप लोग आओ, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, अगर होता है तो फिर ये रॉन्ग होगा। उसके बाद विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त अवसंरचना, कि विकलांग बच्चे भी अब साथ में पढ़ेंगे तो उनके लिए कुछ जो जरूरी चीजें हैं, जैसे व्हील चेयर हो गई, या फिर जो सीढ़ियों के साथ साथ एक और सीढ़ी होती है ना, जो जिसपे व्हील चेयर चलती है, मतलब स्लाइड की तरह होती है, वो बनवाना। तो ये सब टेक्निक इन्होंने अपनाया, और ये अभी भी स्कूल्स में होता है, और ये काफी हद तक जो है मुझे लगता है कि काम भी कर रहा है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच हो रही है शिक्षा की, और ये चीजें आपको स्कूल में भी देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस वगैरह नहीं लगती है, और वंचित वर्ग को जो है आरक्षण मिलता है, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी आरक्षण जो है वो मिलता है। तो ये तो थी युक्तियां, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं, समस्याएं भी हैं, कि अभी इन चीजों को गवर्नमेंट ने बता तो दिया, लेकिन 100% ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्या समस्या आ रही है। पहला, स्कूल से बाहर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक पहुंचे ही नहीं है, तो वो स्कूल की जो फैसिलिटी है वो कैसे लेंगे, कि फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन स्कूल तो जाएं तभी तो एजुकेशन मिलेगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के स्कूल अब इतने टाइप के हो गए हैं, 1000 टाइप के, जबकि सिलेबस सबको मालूम है कि NCERT द्वारा ही दिया जाना है, बट प्राइवेट स्कूल इतने बड़े बड़े हैं, और फिर पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट स्कूल पीछे रह जाता है। विभिन्न भाषाएं, हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत, इतनी भाषाएं हैं कि वो भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम लेकर आती है। धनी व निर्धन वर्ग की असमानता, धनी है तो इतना धनी है, बहुत ही ज्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, और गरीब इतना है कि वो गवर्नमेंट में भी नहीं भेज पा रहा है, बच्चे को काम पे लगा रहा है। उसके बाद उत्तरदायित्व में असमानता, कि टीचिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो सबको ड्यूटीज दी गई हैं वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो जब आपका 2009 से रिलेटेड ये युक्तियों वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये प्रॉब्लम्स भी डाल देंगे, ठीक है। तो अब आपका यूनिट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपका था लास्ट टॉपिक करिकुलम के यूनिट 2 का। आई होप कि आपको समझ में। की वीडियो में हम करेंगे करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का यूनिट 3। हिंदी में इसको पाठ्यचर्या, शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन कहते हैं। इसी सब्जेक्ट के 2 और यूनिट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और ये है यूनिट 3
इसके बाद 2 यूनिट और हैं इसके। आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर 5-5 यूनिट हैं, तो ऐसे करके हम सारे सिलेबस को कवर यहाँ पर करेंगे। तो इस यूनिट 3 को हम शुरू करते हैं। CPE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो यूनिट 3 का जो नाम है वो है पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस, शिक्षण शास्त्र के उपागम और अभ्यास। तो इसके अंदर हम टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे जिसके बेस पर जो शिक्षण शास्त्र है वो काम करता है, और फिर प्रैक्टिसेस यानी उसको कैसे हम प्रैक्टिकली अभ्यास में लाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा मूल संप्रत्यय और उपागम। इसके अंदर सारे अप्रोचेस जो है हम पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है रचनात्मकतावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। इतना इम्पॉर्टेंट है ये। सीटेट के बेस पे भी अगर आपने पिछले ईयर्स के सीटेट के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहां पर भी रचनात्मकतावाद के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्या होता है ये रचनात्मकतावाद? छात्रों द्वारा ज्ञान की रचना करना, यानी छात्र जो है हमारे, हम उनसे ही ज्ञान की रचना करवाएंगे जो हमें उन्हें पढ़ाना है या फिर सिखाना है। इसमें क्या होता है, स्वयं अनुभव पर विचार करना, कि खुद का अनुभव हम बच्चों को एक्सपीरियंस देंगे पहले और फिर बच्चे उस एक्सपीरियंस को विचार करेंगे। अध्यापक सुगमता प्रदान करने वाला होता है, यहाँ पर सिर्फ जो है वो सुचारू रूप से काम को चलाने के लिए होता है। इसका समर्थन किसने किया था कंस्ट्रक्टिविज्म का? एक तो पियाजे और वाइगोत्स्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि पियाजे ने जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी तो इन्होंने 3 तरीके के कंस्ट्रक्टिविज्म दिए थे, जिसमें से पहला था हमारा स्कीमा। ये हर बार तो नहीं, मतलब कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट होता है और पूछा जाता है ये जो स्कीमा है वो किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए पियाजे। साथ ही साथ आत्मसातकरण और सामंजस्य। उसी तरह वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक रचनात्मकता की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो रचनात्मकतावाद है इसके गुण क्या है और सीमाएं क्या हैं। गुण कह लीजिए या फिर लाभ कह लो या फिर इसकी विशेषताएं कह लो, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको पढ़ने से ही ये जो है ना क्लियर हो जाएगी चीज। तो इसके गुण की अगर बात करें तो ये प्रभावशाली अधिगम देता है, लर्निंग देता है, दीर्घकालीन अधिगम होता है इसमें, क्योंकि बच्चे खुद ही अनुभव करके सीख रहे हैं तो लंबे टाइम तक याद रहता है। ज्ञान की स्वरचना करता है जो हमारा छात्र है। क्रमबद्ध अधिगम होता है, अनुभव द्वारा इसमें लर्निंग होती है। इंद्रिय संवेदी तंत्रीय योगदान होता है, इसमें जो इंद्रियां होती हैं बच्चों की वो काम करती हैं। और शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड होती है लर्निंग। बात करें इसकी सीमाओं की, सीमाएं यानी कि इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो, तो इसकी कमियां क्या क्या हो सकती हैं? कक्षा की उपयुक्त संरचना में ये कमी हो जाएगी और मानक पाठ्यचर्या इसमें अवहेलना होती है। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, सीमित कार्य क्षेत्र है, हर जगह हम इसे यूज नहीं कर सकते। समूह में सामंजस्य कम हो जाता है, ग्रुप में कई बार विचार करते हैं बच्चे, तो परीक्षण की भी इसमें कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अब मैं बता देती हूँ इसका उदाहरण, किस तरीके से जो रचनात्मकतावाद है या कंस्ट्रक्टिविज्म है वो काम करता है। तो देख लीजिए वर्कशीट है जहां पर लिखा हुआ है शीला लड़की है, शीला बस में जाती है, शीला क्रोधी है, शीला सुंदर है। ऐसे 4-5 लाइनें शीला शीला करके लिखी हुई हैं। तो ये वर्कशीट हम बच्चों को देंगे और फिर पूछेंगे इन वाक्यों में कोई अटपटी चीज आपको लग रही है, तो फिर वो बच्चे आपस में जो डिस्कशन करेंगे और हमें आंसर देंगे कि इसमें जो ना मैडम शीला नाम जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। शीला की जगह हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह बस में जाती है, वह क्रोधी है, वह सुंदर है। तो ये जो वह प्रयोग हम कर सकते हैं, ये बच्चे ने खुद कहा, उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने खुद विचार किया, खुद अनुभव किया, और अब हम उन्हें बताएंगे कि ये जो वह शब्द आप यूज करने के लिए कह रहे हो इसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि हाँ भाई ये सर्वनाम होता है और आपको तो ऑलरेडी आता है ये चीज। तो ये होता है हमारे एक तरह का कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चों के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न करना। सेकंड है आपका खोज विधि या फिर अनुसंधान विधि, इंग्लिश में इसको डिस्कवरी मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये रचनात्मकतावाद पर ही आधारित होता है, स्वयं ज्ञान की रचना करना। इस सिद्धांत के प्रवर्तक किसको मानते हैं हम? J.M.E. ब्रूनर को 1967 में इन्होंने इसके लिए सिद्धांत दिए थे। और ये अध्यापक सुविधा प्रदान करता है, अध्यापक को सुविधा देता है। इसके गुण और सीमाएं पढ़ लेते हैं। मैं हर जितने भी मेथड है ना यहाँ पे सबके गुण और सीमाएं बताऊंगी, क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन यही आता है, कोई भी मेथड उठा के पूछेगा इस गुण या फिर लाभ या विशेषताएं और साथ साथ सीमाएं। और ये बताने से पहले आपको थोड़ा सा ये डिफाइन भी मेथड को करना पड़ेगा। तो गुण क्या है इसमें? गहन अधिगम होता है, टिकाऊ अधिगम होता है, सोचने की प्रक्रिया का पोषण होता है,
वास्तविक संदर्भ से ये जोड़ता है, अभिप्रेरणा होती है, इसमें सामाजिक बंधन होता है, इसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। ये सारी विशेषताएं हैं। सीमाओं की बात करें तो ये अधिक समय लेता है, जो खोज विधि है, निम्न कक्षाओं के लिए कठिन है और प्रारंभिक ज्ञान की इसमें आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित अध्यापकों की भी कमी होती है। उदाहरण की बात की जाए तो मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ खोज विधि क्या है। कि धातु गर्म करने पर फैल जाती है। मान लीजिए ये पढ़ाना है हमें किसी उच्चतर कक्षा में, छोटी क्लासेस में तो ये पढ़ाते ही नहीं है और ये विधि हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी कमी भी है। अभी अभी हमने इसकी सीमाओं में पढ़ा। तो धातु गर्म होने पर फैलती है, ये हम बच्चों को किस प्रकार से समझाएंगे। सबसे पहले हम धातुओं की बहुत सारी चीजें बच्चों को दिखाएंगे और फिर बच्चे ये सोचेंगे कि ठोस चीज जो है उससे इतनी सारी आकृतियां कैसे बन रही। जैसे लोहा है, लोहे की ही चादरें भी बन रही हैं, दरवाजे भी बने हुए हैं, टेबल भी बने हुए हैं, तो इतनी सारी चीजें कैसे बन रही है। लोहा जो है वो ठोस गोल रूप में भी है। तो आपस में वो क्या करेंगे, बात करेंगे, दूसरे से डिस्कशन करेंगे और फिर वो ये सोचेंगे, युक्ति लगाएंगे कि हम कैसे लोहे को शीट में बदलें या फिर किसी और शेप में बदलें। तो ये सोचेंगे विधि को कि हाँ, अगर हम लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करें तो वो ऐसी अवस्था में आ जाएगा जब वो पिघलने लगेगा और तब हम उसको न्यू शेप दे सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना टीचर इसकी व्याख्या करेंगे। मतलब बच्चे ने खुद ही खोजा ना कि कैसे लोहे की चीजों से अदर चीजें बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूछताछ विधि यानी इंक्वायरी मेथड। इसकी नींव जो है पियाजे ने रखी थी और ड्यू, वाइडोस्की, फ्रेयर, श्वाब, रदरफोर्ड, हेरन ये सब इसके समर्थक हैं। इसमें क्या होता है कि अध्यापक के प्रश्न पूछने से छात्रों को ज्ञान की रचना होती है। यहाँ पर अध्यापक जो है वो सीधा सा उत्तर ना देकर हाँ या ना का प्रयोग करता है। प्रश्न के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ा जाता है। यानी कि जो टीचर है वो जो है ना लाइन से एट करके क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे हाँ ना में आंसर देंगे और लास्ट में जो है वो सही आंसर उनका बनकर आएगा। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक बिशप नाम के हमारे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है इंक्वायरी मेथड की। वो है ये कि यह स्पाइरल सा है जिससे अभिप्राय है कि प्रश्नों को बनाना, अन्वेषण करना, युक्त उत्तरों की स्थिति का सृजन करना और परिणामों पर चर्चा करना। सीधा सा मतलब है कि हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चा जो है उत्तर की तरफ जाए, उल्टे सीधे प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो गुण और सीमाओं की बात कर ली जाए। गुण क्या है, इसमें विस्तृत दायरा है, जितना मर्जी हम बढ़ा सकते हैं। कौशल आधारित प्रश्न होते हैं। यहाँ पर भागीदारी की विधि है, इसमें क्लास टीचर और बच्चे दोनों सम्मिलित होते हैं। सोचने की गतिशील क्रिया होती है और छात्र केंद्रित है। सीमाओं की बात करें तो अधिक समय लेता है, प्रशिक्षित अध्यापन चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पहले ही तैयार करने पड़ते हैं, विषय से भटक भी जाते हैं, कई बार टॉपिक कहीं और ही पहुंच जाता है क्वेश्चन करते करते। विस्तृत दायरा जो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कक्षा में बालक जो है वो लगातार जो है एब्सेंट रहता है, तो अध्यापक ने कारण पता लगाने के लिए अब वह छात्रों से सवाल करता है जो बाकी के छात्र हैं क्लास में कि क्या उसकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। तो बच्चे कहते हैं, मतलब बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन, तो मैडम हाँ ना में आंसर देंगी और फिर बच्चे जो है वो सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो जो है बच्चों ने पूछा कि क्या उसकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, तो अध्यापक ने कहा नो। तो बच्चों को पता चल गया कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड नहीं थी। तो अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो हेल्थ वाला नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे क्या उसे कोई जरूरी काम था। तो अध्यापक जो है वो कहती है हाँ। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या वह जरूरी काम को उल्लास से संबंधित है, कि जो जरूरी काम था वो खुशी भरा था या फिर कोई दुख का था। तो जब इन्होंने पूछा उल्लास यानी खुशी वाला है, तो अध्यापक ने कहा हाँ, इसका मतलब बच्चे सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अब बच्चों ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या उसे किसी विवाह में जाना था, क्योंकि खुशी वाला काम की वजह से बच्चे छुट्टी लेते कब है, जब विवाह वगैरह होता है। तो अध्यापक कहती है हाँ यही उत्तर है। तो कैसे आपने देखा, सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए और फिर एंड में सही आंसर का पता लगाया गया। तो इसी प्रकार जो है छात्र 4 प्रश्नों द्वारा ही सही उत्तर तक पहुंच गए। तो इस प्रकार से प्रश्नों द्वारा जो है सही उत्तरों तक पहुंचना ही यहाँ पर हमारी ये मेथड काम करती है। नेक्स्ट है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि छात्र क्रिया द्वारा सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। आपने भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा अपने स्कूल टाइम पे, तो आप इसको समझ पाएंगे। इसमें वास्तविक अनुभव द्वारा सीखा जाता है। अध्यापक की यहाँ पर प्रोत्साहन की भूमिका होती है, प्रभावी अधिगम होता है। ये रोचक विधि है, इससे सामाजिकरण होता है और प्रामाणिकता भी मिलती है। सीमाओं की बात करें तो सीमित विषय, हर विषय के लिए उपयोग नहीं कर सकते, अधिक समय लेता है। बिल्कुल, समूह में विविधता होती है और फिर एक ग्रुप में बैठकर प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत होती है।
नवीनता की कमी, महंगी विधि है, गुणवत्ता का अभाव भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रियात्मक विधि यानी एक्टिविटी मेथड। इसमें क्या होता है कि छात्र सार्थक क्रियाओं को करते हुए सीखेंगे, साथ ही साथ मतलब कुछ ना कुछ काम करेंगे और सीखेंगे। जो है सेडम और हिगिंस 1977 में इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी और कहा कि यह निर्देश एक ऐसी विधि है जिसमें विशिष्ट विषय के लिए सार्थक तथा अनुकूल विभिन्न क्रियाओं का नियमित निर्देश, सामग्री तथा विधि के साथ समन्वय किया जाता है, जिससे छात्र शिक्षण, अधिगम या निर्देश की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। गुण और सीमाओं की अगर बात करें तो इसके गुण होंगे, प्रभावी अधिगम होता है और धारण करते हैं बच्चे उसको। ये रोचक होता है, कार्य के प्रति सम्मान की संस्कृति आती है क्योंकि इसमें कार्य करके बच्चे सीख रहे हैं तो वो कार्य को कभी भी नीचा नहीं समझेंगे। जीवन कौशलों की तैयारी होती है, इसमें शारीरिक मानसिक चिंतन होता है, सामाजिक संबंध सुदृढ़ होता है। सीमाओं की बात करें, महंगी विधि है, सृजनात्मकता इसमें न्यूनता होती है, सीमित व्यापकता है, इसकी प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव होता है, अध्यापकों पर अधिक बोझ भी होता है, अधिक समय भी इसमें लगता है क्योंकि क्रिया को आयोजित करना किसी हर टीचर के बस की बात नहीं होती ना, एक्टिविटी तैयार करना और क्लास में अच्छे से उसको प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटरिंग या फिर साथी शिक्षण। यह ऐसी स्थिति है जहां छात्र दूसरे छात्र या छात्रों को पढ़ाता है, यानी स्टूडेंट ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या स्टूडेंट के ग्रुप को पढ़ा रहा है। यह समूह में 2 या अधिक छात्र के मध्य होने वाली प्रक्रिया है जहां एक छात्र दूसरे समूह के सदस्य या सदस्यों का शिक्षक होता है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट ही टीचर बन जाता है। डैमन तथा फेल्प ने इसकी डेफिनेशन दी और कहा कि दृष्टिकोण जिसमें बच्चा दूसरे बच्चों को विषय पर निर्देश देता है, जिससे पहला विशेषज्ञ बन जाता है और दूसरा नौसिखिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हम उसी को बना देंगे टीचर, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला बच्चा जो हमारा विशेषज्ञ होना चाहिए, उसने वो टॉपिक अच्छे से क्लियर किया हो, तभी हम उसको बोलेंगे कि आप ऐसे बच्चे को बताओ जिसको वो टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ऐसा हम कई बार करते हैं ना, जब बच्चे को समझ आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप उनको समझा दो, एक बार समझाओ उनको, है ना, ऐसा कह देते हैं हम क्लास में। तो वो पीयर ट्यूटरिंग भी तो हुआ, ये सब कोई नई चीज नहीं है, क्लासरूम में हम ये करते हैं यूज। इसके गुण क्या है, शिक्षक के रूप में छात्र उभर के आता है, छात्रों द्वारा सीखना आसान होता है, आदर्श शिष्य अध्यापक यहाँ पर जो है भाव उत्पन्न होता है, भय मुक्त कक्षा होता है क्योंकि पता है सामने वाला भी स्टूडेंट ही है तो बच्चे डरते नहीं है और फिर खुल के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभावी अधिगम और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सीमाओं की बात करें तो समय सीमा बहुत है क्योंकि एक बच्चा जब टीचर की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसके लिए वो न्यू एक्सपीरियंस होता है और टाइम फिर वो ज्यादा लेता है। शिक्षण गुणवत्ता में समझौता है, पता नहीं वो बच्चा कैसा पढ़ाएगा, टीचर की तरह पढ़ा पाएगा या नहीं। अति शिक्षण की समस्या होती है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होकर बच्चा टॉपिक से बाहर भी पहुंच जाता है। सामान्य अध्ययन में बाधा आती है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, कई बार बच्चे में एटीट्यूड आ जाता है, जो पढ़ा रहा हो छात्रों द्वारा अवहेलना इसमें की जाती है। नेक्स्ट है आईसीटी आधारित शिक्षण अधिगम विद्यालय के प्रति प्रविधियां। आईसीटी मतलब सूचना तथा संप्रेषण की तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या क्या आएगा, ये आज का टाइम ही हमारा आईसीटी का है, तो इसमें इंटरनेट, दूरसंचार संसाधन सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी जितनी भी हमारी मल्टीमीडिया है वो यहाँ पर आएगी। तो मल्टीमीडिया दृष्टिकोण द्वारा शिक्षण अधिगम यहाँ पर किया जाता है, जिसमें ध्वनि हो, ग्राफिक हो, एनिमेशन, वीडियो, टेक्स्ट, सब कुछ हो, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस में होता है या आप वीडियो लेक्चर लेते हैं आप उसमें होता है। ई अधिगम या फिर ऑनलाइन शिक्षा वगैरह, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, आजकल जो है पर्दे पर बच्चों को बड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अंतरक्रियात्मक व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर जो होता है एक सामने कंप्यूटर से वहां पर विकिरण आती है और फिर शो चलता है या फिर स्लाइड जो है वो चलती हैं। कोर्स वेब पेज, बहुत से वेब पेज अवेलेबल है जहां पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, चीजों को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम के कई ऐप यहाँ पर मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शंस भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो आईसीटी के अंदर जितना भी हमारा ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड है टीचिंग के लिए वो सब यहाँ पर आएगा। इसके गुण क्या है, प्रभावी अधिगम है, समय की बचत होती है, दूरियां जो है वो ये कम कर देता है, और नवीनता सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इसमें जो है इंटरनेट जो है वो न्यूली है, एकदम कोई भी यहाँ पर पुरानी चीज नहीं है। सीमाओं की बात करें तो प्रशिक्षण की कमी, हर टीचर जो है वो पावर पॉइंट यूज नहीं कर सकता, है ना। कई बार जब, अब तो खैर करने लगे, जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो टीचर्स को भी दिक्कत हो रही थी। पैसों का व्यय होता है, ऑफ कोर्स मोबाइल फोन्स महंगे आते हैं, कंप्यूटर महंगा आता है, इंटरनेट महंगा है। गोपनीयता की कमी, यहाँ पर निजीता में थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाली आईडी से बच्चा है या फिर बच्चे कोई और ही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी
जो प्राइवेट आपकी प्राइवेसी है वो भंग हो जाती है। काम चोरी बच्चे करते हैं क्योंकि लाइव टीचर नहीं है ना सामने, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा अनुभव जन्य अधिगम यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस करके लर्निंग करना। इस सिद्धांत का विकास किया था डेविड ए कॉल्ब ने और जॉन फ्राई ने, और कब किया था? 1970 में। तो ये क्या है देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस कैसे होता है? किसी भी मूर्त अनुभव से। कोई चीज जो एग्जिस्ट करती हो दुनिया में तभी तो वो हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे मूर्त का मतलब होता है वो चीज एग्जिस्ट करती हो। मान लीजिए कोई भी चीज, एक पेड़ है, हमने कहा बच्चों से पेड़, तो वो मूर्त रूप में है ना, हम देख सकते हैं उसको। लेकिन अगर ईश्वर की बात की जाए तो वो अमूर्त होता है, वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो मूर्त अनुभव, सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं? मूर्त अनुभव एक्सपीरियंस देते हैं, जो वो देखते हो, चीजों को छूते हो और समझते हो। उसके बाद वो चिंतनशील निरीक्षण हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? सोचते विचारते हैं और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं अमूर्त संकल्पना निर्माण। इसके बाद बच्चा जो है ना, जो चीजें नहीं है या फिर जो चीजें बहुत दूर हैं, देख नहीं सकते, वो उसे भी इमेजिन करेगा। जैसे सोलर सिस्टम है, मूर्त रूप में हमने उसको मॉडल दिखाया, अब जो उसने उस पर विचार किया, पढ़ा, अपने ज्ञान को बढ़ाया, नाउ वो इमेजिन कर सकता है कि हमारी इस पृथ्वी के बाहर भी एक मतलब पूरा सोलर सिस्टम है, वहां पर 8 ग्रह हैं, सूरज है, ये सारी चीजें अब उसके लिए उतनी मुश्किल नहीं है, वो समझ रहा है। उसके बाद सक्रिय प्रयोग, अब वो जो है अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये सर्कल की तरह चलता है। ये सर्कल बनाना जरूरी है अगर पेपर में आता है तो ये वाला टॉपिक। इससे आपका आंसर भारी हो जाता है, नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और कक्षा के छात्रों के साथ साथ साझा करना। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं, सीमाएं। तो गुण क्या है? अधिगम को ये उद्दीप्त करता है, यानी लर्निंग को ये स्टार्टिंग जो है वो ये करता है। वास्तविक अधिगम होता है छात्रों की सक्रिय भागीदारी, सेम चीज है ये तो। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, प्रेरणादायक है। आजीविका संबंधित अवसर भी यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट, आजीविका संबंधित कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए कि एक पौधा बच्चे ने देख लिया, ये मूर्त हुआ, अब उसने उसके बारे में पढ़ा, जाना, ठीक है, उसके बाद जाना कि कैसे पौधे उगते हैं, कैसे पेड़ उगाए जाते हैं, लास्ट में अमूर्त चिंतन आ रहे उसके अंदर। अब वो अच्छे से इमेजिन कर पाता है कि हाँ पत्तियों में जो है खाना बनता है, पत्ते, और कैसी मिट्टी होनी चाहिए कि पेड़ उगना चाहिए। लास्ट में वो क्या हो जाता है? सक्रिय भागीदारी देता है, यानी अब वो पेड़ भी उगा सकता है, तो वो गार्डनिंग कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि वो आजीविका संबंधित भी चीजें यहाँ पर कर सकता है। सीमाएं क्या है? ये कठोर दृष्टिकोण है, महंगा भी है, सीमित क्षेत्र है, सामाजिक पक्ष की अपेक्षा करता है, और अधिगम परिणाम का यहाँ पर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि बच्चे ने कितना सीखा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो आनंदपूर्ण अधिगम यानी जॉयफुल लर्निंग। तो जॉयफुल लर्निंग क्या होती है? जब छात्र अपनी इच्छा से तथा उत्साह के साथ सीखते हैं। अपनी मर्जी से जब बच्चा सीखेगा तो ही कहेगा ना कि हाँ उसको मजा आया। यहाँ पर अध्यापक प्रोत्साहन या फिर मित्र होता है, पाठ्यक्रम सार्थक होता है, कक्षा का वातावरण छात्र प्रेरित होता है, परिवार जैसा वातावरण होता है विद्यालय में, और सकारात्मक होती हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर ओपिड्स और फोर्ड 2014 में बहुत ही लेटेस्ट डेफिनेशन है। इन्होंने कहा ज्ञान या कौशलों को उन तरीकों से प्राप्त करना जिससे आनंद और खुशियां मिलती हों या उत्पन्न होती हों, ये होता है हमारा आनंदपूर्ण अधिगम। इसके गुण और सीमाएं देख लेते हैं। गुण ही गुण है इसके, तो अर्थपूर्ण इसमें पाठ्यक्रम होगा, अधिगम अनुभव होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, छात्रानुसार शिक्षण विधि अपनाई जाएगी, आंतरिक प्रेरणा मिलेगी, रचनात्मकता बढ़ेगी, सक्रिय भागीदारी होगी। सीमाओं की बात करें तो उच्च कक्षा हेतु ये कम उपयोगी है, ये महंगी विधि है, चयन करने में अवरोध होता है, अनुशासन की समस्या हो रही क्योंकि बच्चों के हिसाब से चल रही हैं चीजें, प्रशिक्षित अध्यापकों का यहाँ पर अभाव होता है। हर टीचर के बस की नहीं होती है कि एक जॉयफुल क्लासरूम में जो है वो हैंडल कर पाए बच्चों को या फिर डिसिप्लिन को। नेक्स्ट है हमारा अंतर विषय शिक्षण यानी इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग यानी कि सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना या फिर जोड़कर बनाया गया पाठ्यक्रम। तो देखिए इसमें संबंधित विषयों और कुछ समान यानी होमोजीनियस विषयों के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे अगर एसएसटी है तो एसएसटी में जो तीनों हमारी होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई, है ना, तो ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जुड़ी हुई कैसे होती हैं? अगर हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कुछ चीजें, ये राजा था, वो राजा था, तो समाज कैसा था, कृषि कैसे होती थी, तो कृषि कैसे होती थी और कितना पैसा आता था, ये सारा अर्थशास्त्र में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए होते हैं। आप एनसीईआरटी देखेंगे ना तो 6 to 10 तक की आपस में इंटर रिलेटेड है।
बच्चा 6th में जो पढ़ता है वो 10th में भी पढ़ता है, बस लेवल अप हो जाता है, लेकिन चीजें बेस जो है वो अब बचपन से ही बन जाता है। प्रत्येक विषय से संबंध विषय सामग्री को अधिक स्वाभाविक रूप से क्रमबद्ध करना, 2 या 2 से अधिक संबद्ध विषयों को विषय वस्तु की पुनः संरचना करना, यानी इस तरीके से सेट करना कि जो इनको एकीकृत बनाया जाए और फिर अर्थपूर्ण जो है वो छात्र केंद्रित विषय बन जाए, छात्रों के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास सुजान ड्रे जो है, इन्होंने 1992 में डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि एकीकृत पाठ्यक्रम आपस में जुड़ा हुआ, संबंधित, अर्थपूर्ण, अंतर्विषयक, बहुविषयक, सह संबंधित, जुड़ा हुआ तथा सर्वांगीण होता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं कि अगर आप एकीकृत विषय बनाते हैं पाठ्यक्रम तो किस सिद्धांत पर बनाएंगे? समरूपता का सिद्धांत, सभी विषयों में समरूपता होनी चाहिए, या जो जैसे विषय हैं उसमें समष्टि का सिद्धांत, यानी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए सबको मिलाकर। संक्षिप्तता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, वो उपयोगी हो बच्चों के लिए। बाल केंद्रिता, बालक पर केंद्रित हो। अध्ययन के व्यापक श्रेणीकरण का सिद्धांत, पाठ्यक्रम संपादन के प्रसारित दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत पर ये काम करेगा। इसकी भी अगर गुण और सीमाओं की हम बात करें तो गुण क्या होंगे? ये छात्रों की सहभागिता होती है इसमें, संप्रत्यय की व्याख्या, इन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, सहकारी अधिगम है, जीवन पर्यंत अधिगम रहता है जब हम जोड़ और चीजों को पढ़ते हैं, कोरिलेट और पढ़ते हैं। बस्ते का भार इससे कम होगा, क्योंकि अगर हमने SST के 4 किताबों की बजाय एक ही किताब बना दी है और उसको कोरिलेट कर दिया है टॉपिक्स को, तो वहां पर जो है भारी बस्ता उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही किताब से काम चल जाएगा। सीमाएं क्या है? गहन अन्वेषण व बोध पर जो है ये प्रतिबंध लगाता है, संकल्पनाओं को महत्वहीन बनाता है, महंगी विधि है। आंशिक एकीकरण यहाँ पर हो पाता है, समय में बाधा डलती है क्योंकि सारा पाठ्यक्रम दोबारा से तैयार करना और चीजों को जोड़ना दिक्कत वाली बात है। अनुसंधान की अभाव, रिसर्च यहाँ पर करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है क्षेत्र भ्रमण, पर्यटन तथा सैर। तीनों ही चीजें सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब ये कौन सी विधि है आपको पता ही है, बच्चों को ट्रिप पे ले जाना है ना, क्षेत्र भ्रमण कराना। अगर उनको लाल किले के बारे में बताना है तो किताबों की बजाय अगर ले जाकर बताया जाए तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो शिक्षण अधिगम जो 4 दीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये इस विधि के अंदर कहा जाता है। छात्रों द्वारा बाहरी स्थानों पर भ्रमण करने को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, पर्यटन, सैर, कुछ भी। इसकी विशेषताएं पढ़ लीजिए और सीमाएं जैसा कि हमने हर विधि की पढ़ी हैं, यही इसके लाभ भी होंगे, ठीक है, विशेषताएं ही इसकी लाभ भी हैं। तो अनुभवजन्य अधिगम होगा, एक्सपीरियंस लेके सीखना। नियमित दिनचर्या से थोड़ा अलग हो जाता है अधिगम। आंतरिक जिज्ञासा यहाँ पर आती है, संरचना दृष्टिकोण और मिश्रण होता है यहाँ पर। सामाजिक अंतरक्रिया होती है, ठीक है, समाज से जुड़ता है बच्चा जब वो स्कूल के बाहर निकलता है। सीमाओं की बात करें तो ड्रॉबैक क्या है इसके? कठिनाइयों से युक्त है, मतलब बच्चों को ट्रिप पे ले जाना कोई आम बात तो है नहीं। एज अ टीचर अगर सोचा जाए तो बच्चों के लिए तो बहुत मजे है। महंगी विधि है, ऑफकोर्स पैसा लगेगा, बस अरेंज करनी होगी, टिकट्स लेनी होगी, बहुत सी चीजें हैं, रिफ्रेशमेंट लेनी होगी। अनुशासन की समस्या, बिल्कुल बच्चे अनुशासन में बिल्कुल नहीं रहते जब क्लास से बाहर जाते हैं। ज्ञान का सीमित अनुवृत्ति, और ज्ञान जो है वो मान लीजिए लाल किला देखने गए तो बच्चे वहां पर सीमित हो जाएगा ज्ञान, वो लाल किले के बारे में ही सोच रहे होंगे, अदर चीजों के बारे में नहीं। तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 जो है हमारा करिकुलम का खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम करेंगे पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन, यानी करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जो कि एक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका। और इसमें मैं यूनिट 1, 2, 3 करा चुकी हूँ सीरीज से। तो अब हम करेंगे इकाई 4 यानी कि यूनिट 4, जिसका नाम है मूल्यांकन तथा आकलन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन दोनों ही शब्दों से आप परिचित होंगे, पहले से भी आप जानते होंगे इन शब्दों को। और अभी जो स्कीम चल रही है रिसेंट की भी यदि बात की जाए तो जो CBSE है वो असेसमेंट के तौर पर ही बच्चों के जो है एग्जाम्स जो है कंडक्ट करा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एग्जाम नहीं होगा डायरेक्टली, असेसमेंट के बेस पर बच्चों को पास कर दिया जाएगा, बेसिकली जो 8th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पर असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन दोनों के बीच में अंतर और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट यानी कि मापन। तो मापन क्या होता है? मापन मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
अब मापन शब्द से ही पता चलता है कि किसी चीज़ को मापना। यहाँ पर हम मात्राओं में या क्वांटिटी में जो है वो बात करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो 10 में से 8 अंक, किसी के 10 में से 8 अंक आए हैं तो हमने मेज़रमेंट किया। या हम कह सकते हैं 50% नंबर आए हैं, तो ये भी मेज़रमेंट ही एक उदाहरण हुआ। अब आगे देखिए आप, अगला है आपका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो ये क्या होता है कि योग्यता के विभिन्न गुणात्मक पक्षों के विषय में सूचना एकत्र करना। इसमें क्या है, गुणात्मक पक्षों यानी क्वालिटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और मात्रा व गुणात्मक दोनों। इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन में मात्रात्मक भी होता है, यानी हम नंबर वाइज भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, और गुणात्मक यानी ग्रेड सिस्टम के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर ये व्यापक अर्थ होता है मूल्यांकन का, मापन से ज़्यादा व्यापक है मूल्यांकन। सुधार लाने की दिशा में ये सहायक होता है मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है कि क्यों बच्चा जो है पीछे रहा, या जो मेजरमेंट हुआ वो कम क्यों आया, क्यों नंबर कम आए, रीज़न क्या था। इसमें जो सीरीज़ होती है वो ऐसे होती है कि सबसे पहले परीक्षा होगी, फिर मापन होगा, फिर मूल्यांकन होगा, और इसमें गुणात्मक व्याख्या भी साथ ही साथ होगी। तो ये होता है इवैल्यूएशन। आगे देखेंगे हम आकलन यानी कि असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है, ये मूल्यांकन के ही समान होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मूल्यांकन जो है वो व्यापक है और आकलन जो है वो सीमित अर्थों में काम करता है। और अधिगम का मूल्यांकन यानी जो बच्चे ने सीखा है उसका बेसिकली यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है। शिक्षक और बालक दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि कोई टॉपिक जिसमें बच्चे को कठिनाई हो उसे आकलन से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन के अंदर तो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, सारी ही चीज़ें इंक्लूड जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा मोटा टॉपिक है या एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो बच्चे को समझ में नहीं आया, या फिर हमने पढ़ाया कोई पर्टिकुलर टॉपिक और फिर हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो ये आकलन के अंदर आएगा। इसमें तथ्यों को समझने में ये सहायक होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा। तो परीक्षा क्या होता है, ये आकलन का एक उपकरण है, यानी ये टेक्निक है जिसकी मदद से हम आकलन कर सकते हैं। ये उपलब्धि का मापन है, इससे हम मापन कर सकते हैं उपलब्धि की, बच्चे ने कितना उपलब्धि की, कितना सीखा। समस्याओं का पता चल जाता है, क्योंकि एग्जाम के बाद पता चलता है कि बच्चा किन किन क्षेत्रों में वीक है। फिर ये दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, ये हर टाइप का एग्जामिनेशन है जो वो हो सकता है। साथ ही साथ ये वस्तुनिष्ठता होती है इसमें एग्जाम में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हम सभी जानते हैं, बहुत पहले से भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि जो मूल्यांकन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FA और ऐसे भी बोल देते हैं कि FA1, FA2 इस तरीके से जो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की यानी रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि विविध गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मतलब साल भर यानी वर्ष के दौरान जितनी भी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ होती हैं उसके माध्यम से इवैल्यूएशन होता है। इसमें पाठ प्रगति हेतु मूल्यांकन होता है कि मतलब पाठ प्रगति, ऐसा नहीं है कि इससे एकदम फाइनल रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि प्रगति हो सके, बच्चा प्रोग्रेस कर सके। फिर आता है छात्र कठिनाइयों को सत्र के दौरान समझ सके। मतलब सत्र जो चल रहा है या जो क्लास चल रही है उसके अंतर्गत ही बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जा सके। फिर उचित सहायता प्रदान हो, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो उसके साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया की दशा को भी समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से बच्चा गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके अलावा जो होता है हमारा संकलित मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन, जिसे ऐसे बोलते हैं हम। ये क्या होता है, किसी यूनिट के पूरे हो जाने पर या फिर कोई यूनिट पूरा हो गया, जैसे अभी आपका DLED में यूनिट वाइज होता है, तो मान लो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो टेस्ट हुआ वो आपका होगा ऐसे यानी समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि कोर्स किस हद तक सीखा गया ये देखा जाता है कि जो भी चीज़ सिखाई रही है वो किस हद तक सीखी रही है।
इसमें एग्जाम्पल हो सकता है वार्षिक परीक्षाएं, जैसा कि स्कूल टाइम में होता है बच्चों के साथ, और मानकीकृत परीक्षाएं भी होती हैं, और व्यापक उद्देश्य होता है इसका, क्योंकि इसी के बेस पर नंबर्स मिलेंगे, फिर अगली क्लास में बच्चा प्रमोट होगा, उसको पोजीशन मिलेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह वगैरह, फिर जो क्या रिवार्ड वगैरह मिलते हैं बच्चों को, मेडल मिलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है CCET आवश्यकता और सार्थकता। तो CCE क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पहले भी पढ़ चुके हैं आप, हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर भी मैं एक बार इन दोनों की डेफिनेशन बता देती हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि इसकी महत्वता या आवश्यकता या सार्थकता क्या है। तो सतत का मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार चलने वाला जो मूल्यांकन होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है साल भर। और व्यापक होता है विद्यार्थी के प्रत्येक क्षेत्र, यानी प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे वो खेल हो, परीक्षा हो, गतिविधि हो, मतलब पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन करना। एक तो लगातार करना और हर तरीके से करना, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। अब इसकी आवश्यकता या सार्थकता क्या है भाई? क्यों ज़रूरी है कि ये दोनों तरीके से इवेल्युएट किया जाए बच्चों को? तो इसके सीधे से पॉइंट बन जाएंगे। पहला, सर्वांगीण विकास हो सके, सकारात्मक अभिवृद्धि हो, पाठ्य संबंधी व सहगामी दोनों ही क्षेत्रों की जांच हो सके, बालकों का कौशल विकास और सुधार हो सके, शिक्षण में सहायक होता है, ये नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे व्यावसायिक विकास होता है और ये व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख के आएंगे। अगला हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा कह लो या टेस्ट कह लो आप इसको। इसकी अवधारणा क्या होती है और विशेषताएं। परीक्षण यानी कि टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। तो क्या होता है कि छोटी ही कक्षाओं से बच्चों द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड क्लास से प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सके बड़े एग्जाम्स देने के लिए। इससे क्या होता है, उपलब्धि आकलन हेतु ये प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञान, कौशल, योग्यता का मापन किया जाता है। ये नित्य, साप्ताहिक, मासिक या फिर टर्मिनल भी टेस्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ टॉपिक्स का संकलन होता है, ना कि पूरे यूनिट का या फिर पूरे कोर्स का। तो ये होता है हमारा टेस्ट। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होते हैं। अगर पेपर में आता है एक अच्छे परीक्षण के या परीक्षा एक गुण क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, तो यही पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिख के आने हैं। पहला, वैधता, यानी वैलिड होना चाहिए वो टेस्ट, वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि जो चीज़ आगे काम नहीं आने वाली हम उसका टेस्ट लिए जा रहे हैं। फिर विश्वसनीयता, उसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हर बच्चा जो है उसको अटेम्प्ट कर सके। पाठ्यक्रम और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व, यानी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। संतुलित प्रश्न पत्र होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा क्वेश्चन हो उसमें और इतना भी नहीं कि बहुत ही कम क्वेश्चन हो। उपयुक्त समय, यानी बहुत लंबा ना हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। कठिनता का विभेदकता, यानी कि जो क्वेश्चन हो वो इजी भी हो और मुश्किल भी हो, मिक्सअप हो। फिर व्यवहारिकता, यानी प्रैक्टिकलिटी भी इसमें होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पर अपने व्यवहार के हिसाब से भी आंसर पुटअप कर सके। फिर आता है परीक्षा के प्रकार। तो इसमें कई टाइप के आएंगे आपके, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत गुणों और लक्षणों का परीक्षण इसमें किया जाता है। इससे बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, इसमें सामान्य समस्या समाधान, यानी जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कॉमन सेंस से जो सॉल्व हो जाए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। ये जीवन में आवश्यक होता है। और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है जब बच्चे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंदर से गुजरते हैं या ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो फिर दूसरा टाइप होता है उपलब्धि परीक्षण, यानी अचीवमेंट टेस्ट। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, निर्धारित समय में जो पढ़ाया गया, मान लीजिए 2 महीने के अंदर कुछ पढ़ाया गया, कोई यूनिट पढ़ाई रही है, तो उस विषय में उपलब्धि जांचना कि कितना बच्चे ने सीखा है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता के कुछ पक्षों का इसमें मापन किया जाता है। इससे ये मौखिक भी हो सकती है, ओरल और रिटन, कैसे भी आप ये ले सकते हो। फिर आता है निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है कि छात्र के कमजोर पक्षों को उजागर करके और उसमें सहायता की जाती है। फिर यूनिट टेस्ट क्या होता है, यूनिट टेस्ट ये होते हैं कि विषय के पाठ्यक्रम का स्पष्ट रूप से अभिज्ञात और समग्र अंश,
जैसे कि मान लीजिए कुछ भी एक टॉपिक है या यूनिट है, उसमें आपने कुछ एक टॉपिक जो है पूरा क्लियरली पढ़ा दिया है, तो फिर उसका टेस्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाषा पढ़ा रहे हैं आप, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें टेस्ट ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना, तो उसका टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो वो यूनिट टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है परीक्षा परिणामों का उपयोग, मतलब आपने टेस्ट ले लिया, अब जो उसके रिजल्ट आए हैं आप उसका क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ में आएगा वो। पहला, जीविका के साधनों का चयन करने में। टेस्ट से पता चलेगा कि बच्चे को आगे अपनी लाइफ में किस टाइप की जीविकोपार्जन के लिए तरीके अपनाने हैं या किस वे में जाना है। फिर विषय का चुनाव, ये जो टेस्ट होते हैं इससे ये भी हेल्प मिलती है कि बच्चे को कौन से विषय चुनने हैं आगे। टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो कौन से विषय में अच्छा है, माहिर है। फिर अधिगम के दृढ़ क्षेत्रों का पहचान कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं या विषय हैं जिस पर बच्चे की कमांड है। उसके बाद बौद्धिक क्षमता का मापन हो ही जाता है, और अभिभावकों को सूचना दी जा सकती है कि आप इस विषय में घर पर ध्यान दीजिए या एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। फिर छात्रों को शॉर्टलिस्ट करना कि ये बच्चे इस विषय में अच्छे हैं, ये बच्चे इस विषय में आगे जा सकते हैं। फिर गुण और कमजोरी भी पहचान सकते हैं, सीधी सी बात है। कमजोरी अगर हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो मैथ में वीक है, तो फिर क्यों है हम इसका पता लगाएंगे। पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा विषय है या टॉपिक है जिसमें हर बच्चा ही बेकार कर रहा है परफॉर्मेंस, तो हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में कुछ सुधार करेंगे। आगामी परीक्षा के लिए तैयारी, अगर पिछला टेस्ट देख के, मान लो हमने पिछला टेस्ट जो तैयार किया था उसमें हमने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए थे, तो आगे का टेस्ट बनाते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये सारे टेस्ट से हम यूजेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न पत्र की तैयारी, यानी जो क्वेश्चन पेपर आप तैयार करेंगे वो कैसा होना चाहिए, उसके गुण या फिर आवश्यक तत्व उसमें कौन कौन से होने चाहिए। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछे आपको यही पॉइंट्स लेने हैं। पहला तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, वो मैं आगे बताऊंगी ब्लूप्रिंट क्या होता है। फिर प्रश्नों के विभिन्न डोमेन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि कौन से विषय से कौन से क्वेश्चन आने चाहिए। फिर उपयुक्त पदक्रम, यानी कम अंक से उच्चतर, मतलब पहले 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से होना चाहिए। यदि कोई नोट हो तो अंत में लिखिए, यदि कोई नोट होता है, मान लो कोई नोट लिखना है आपको, तो एंड में ज़रूर लिख दें। फिर अंकड़ योजना यानी मार्किंग स्कीम अच्छे से यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 2+3 है या 1+4 है, इस तरीके से वहाँ पर पूरा स्पष्ट होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है ब्लूप्रिंट आई है, जो कि हमें क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले तैयार करना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या होता है, बनाते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं वो देख लीजिए। ब्लूप्रिंट बनाने से पहले क्या ध्यान रखना है कि कोर्स की विषय वस्तु व महत्व की परीक्षा करना, कि जो कोर्स कराया जा रहा है उसमें जो सिलेबस है या विषय वस्तु है वो उस परीक्षा में है या नहीं है इंक्लूडेड। फिर विभिन्न डोमेन के लिए उसको निर्धारण करना कि हर विषय से अगर कोई इम्पॉर्टेंट विषय है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए और कितने नंबर का आना चाहिए। विभिन्न यूनिट टेस्ट से विभिन्न प्रश्नों के विषय में निर्णय, कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन आने चाहिए। चयन और विकल्प, यानी चुनने, कई बार ऑप्शंस होते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन उठाना है, तो वो होना चाहिए, उसका विकल्प होना चाहिए। और कॉलम का वर्गीकरण, यानी ब्लूप्रिंट में कॉलम वाइज सारी चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए। बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उसमें जो मार्किंग स्कीम है वो कहाँ से कौन से विषय से कितनी ली रही है, बेसिकली यही होता है। तो कॉलम वाइज आप ब्लूप्रिंट अगर एग्जाम्पल के लिए बनाना हो तो मैंने यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले होना चाहिए सीरियल नंबर, फिर ज्ञान, बोध, प्रयोग, मतलब इन तीनों में से जो क्वेश्चन आपने लिए हैं वो कौन से विषय से संबंधित हैं और प्रत्येक का योग यानी टोटल कितने क्वेश्चन हैं और कितने नंबर के हैं, वो आप ऐसे ब्लूप्रिंट में लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। फिर आपका ये कॉलम भरता जाएगा और एंड में जितने नंबर का आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है ब्लूप्रिंट भी टोटल उतने ही नंबर का नीचे तैयार हो जाएगा। आगे देखिए रिकॉर्ड का रख रखाव यानी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहला है छात्र रूपरेखा या फिर आप कह सकते हो प्रोफाइल कहते हैं जिसको। ये क्या होता है, छात्र और अभिभावकों द्वारा इसमें दी गई सूचनाएं होती हैं जिससे छात्र का पूरा ही चित्र खींचा जा सकता है कि बच्चे के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है।
फिर आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचय रिकॉर्ड। ये विद्यालय की विषयों और प्राप्त अंकों, ग्रेड, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी की स्थिति बताता है। अगर हम किसी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को पढ़ते हैं किसी बच्चे के, तो हम पढ़ सकते हैं कि कौन से विषय में वो अच्छा है, उसने कितने नंबर कब प्राप्त किए, ग्रेड कितने मिले, और बाकी की एक्टिविटीज़ में वो कितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। फिर होता है उपाख्यान संकल्पना यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये किसी विशिष्ट घटना के बारे में जिक्र होता है, इसके अंदर विवरण होता है। इसमें कौशल, कमजोरी, निरीक्षण द्वारा लिखा जाता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इससे भी बच्चे के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। फिर आता है अध्यापक डायरी, टीचर्स डायरी, जो कि आपने भी अपने ट्रेनिंग के दौरान बनाई होगी। उसमें क्या लिखते हो आप? परीक्षा के परिणाम, अगर आपने कोई टेस्ट कराए हैं तो उसके नंबर लिखे जाते हैं। शिक्षण विधि, आपने पढ़ाते समय कौन सी टेक्निक यूज की, और छात्र का रिकॉर्ड आदि। तो बहुत सारी चीज़ें आपने टीचर डायरी बनाई ही हैं। मैंने इस चैनल पे भी अपलोड कर रखी है टीचर डायरी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें टीचर्स डायरी के अंदर होती हैं। फिर आता है महत्वपूर्ण घटक, कि ये जो हमने चारों जो पढ़े हैं हमने टाइप ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, तो इसके महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, क्यों हैं ये, क्यों हम तैयार करते हैं इन चीज़ों को। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ये इसलिए होता है कि शैक्षिक उपलब्धि यहाँ पर पता चल सके। फिर अधिगम शैली का गुण और दोष भी पता चले कि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेसन डिलीवर हो रहे हैं, वो किस हद तक काम कर रहा है। फिर रुचि या इंटरेस्ट पता चल जाता है हमें इन रिकॉर्ड से, हर बच्चे के बारे में। विशिष्ट योग्यताएं कि कौन से बच्चे में कौन सी योग्यता है, और विजन तथा लक्ष्य इससे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये यूनिट 4 था आपका करिकुलम का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसके बाद जल्दी ही यूनिट 5 भी जो है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पर, और जल्दी ही सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश मैं करूँगी। आज की वीडियो में हम करेंगे पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन यानी कि करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन का यूनिट 5। इससे पहले यूनिट 4 हम कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5, जिसका नाम है क्रियात्मक शोध, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए एक्शन रिसर्च, जिसके ऊपर पूरी आपकी एक फाइल भी डीएलएड के अंदर बनती है। तो क्या होता है क्रियात्मक शोध, पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और महत्व को। तो क्रियात्मक शोध जो होता है, क्या होता है, ये आप खुद थोड़ा सा अगर इसको ध्यान में लाएंगे, तो ये जो होता है ये क्या है कि एक टेक्निक है जिससे क्या होता है समस्याओं की पहचान करते हैं। अब देखिए शोध यानी कि रिसर्च, अब हम रिसर्च करेंगे किसी भी चीज़ की तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हमें पता चलेंगी। तो रिसर्च का मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम रिसर्च करें और पता लगाएं कि जो काम जिस नियम से चल रहा है क्या वो नियम ठीक है या उसमें कोई कमियां हैं, और ठीक है तो फिर काम पूरा ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये रिसर्च का जो होता है मेन काम होता है। तो ये टेक्निक होती है जो समस्या की पहचान कराता है, कारणों का पता लगाता है और समाधान के लिए आवश्यक कदम भी उठाता है। अब क्रियात्मक शोध जो होता है वो स्थानीय स्थिति में स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की सर्वोत्तम तकनीक है, यानी जो ग्राउंड लेवल पर जो कमियां हैं उनको वो ग्राउंड लेवल पर ही सॉर्ट आउट करता है या सॉल्व करता है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो हैं एक कर्ट लेविन, इस नाम को आप याद कर लें, ये क्रियात्मक शोध के जनक भी माने जाते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर आते हैं कि क्रियात्मक शोध के जनक किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्ट लेविन। इसके अलावा डीएलएड में जब आप क्रियात्मक शोध के क्वेश्चन आंसर करेंगे, चाहे वो 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, तब भी आप ऐसे जो पॉइंट है उसे ब्लैक पेन से बोल्ड करके लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत अट्रैक्टिव होगा और मार्क्स में भी बढ़ोतरी होगी। तो इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे एग्जाम देते समय। चलिए अब एक डेफिनेशन तो लिखनी होगी, क्रियात्मक शोध अपने आप में पूरा यूनिट ही है तो डेफिनेशन भी याद करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो ब्लैकवेल जो है वो कहते हैं कि विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध, यानी कि आप समझ ही रहे होंगे स्कूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो शोध यानी रिसर्च होते हैं, जिसे विद्यालय के कर्मियों के द्वारा, मतलब जो विद्यालय में काम करते हैं, टीचर हो गए, स्टाफ हो गया,
विद्यालय के कार्यकलाप में सुधार के लिए किया जाता है। उन्हीं के द्वारा रिसर्च किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? ताकि सुधार हो सके वहाँ के कार्यकलाप में, जो भी कार्य की जा रहे हैं उसमें। तो आई होप आपको डेफिनेशन से और ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताए उससे ये क्लियर हो गया होगा कि क्रियात्मक शोध होता क्या है। अब इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, भूमिका क्या है, एक ही बात है। इनके पॉइंट्स जो होंगे वो होंगे, पहला, संस्थागत समस्या का समाधान। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हम तो यहाँ पे स्कूल की ही बात करेंगे, लेकिन वैसे भी अगर कहा जाए तो कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर समस्या का समाधान करने के लिए एक्शन रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान, ये भी क्रियात्मक शोध से ही किया जाता है। अध्यापकों का व्यावसायिक विकास किया जा सकता है। छवि का निर्माण, यानी एक तरह से जब एक्शन रिसर्च की जाती है तो उससे प्रॉब्लम्स पता चलती है, और प्रॉब्लम्स को हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो फिर इमेज भी जो है वो एक अच्छी इमेज बनकर आती है। छात्रों के हौसलों में बढ़ावा होता है कि हाँ भाई रिसर्च हो रही है, किसी चीज़ की कमी है तो फिर उसको लाया जा रहा है, तो इस तरीके से विश्वास बना रहता है। सुधार के लिए प्रतिबद्धता, कि इसमें हर बार हमारे पास ये होता है कि अब जो भी कदम उठेगा वो विकास में या नहीं पॉजिटिव होगा, प्रोग्रेस के लिए ही होगा, हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। सकारात्मक विद्यालय वातावरण की भी उत्पत्ति इससे होती है। तो ये सारे महत्व हो गए। अगला जो टॉपिक है, क्रियात्मक शोध के प्रैक्टिशनर के रूप में अध्यापक। कि अगर हम देखें कि जो एक्शन रिसर्च होता है उसके अंदर टीचर का जो रोल होता है तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए। तो पहला है विषय वस्तु में दक्षता। जो भी उसका विषय वस्तु मिला है रिसर्च के लिए, कुछ भी टॉपिक मिला है उसमें वो निपुण होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। फिर शिक्षण विधि का अच्छा ध्यान होना चाहिए कि कौन सी विधि का यूज़ करेंगे वो वहाँ पे। फिर सजगता, यानी कि वो हमेशा अलर्ट रहेंगे कि शोध के दौरान या रिसर्च के दौरान ऐसा ना हो कि कोई भी एस्पेक्ट उनसे छूट जाए। समस्या से संबंधित प्रश्नों के निर्माण की योग्यता, उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो ऐसे रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चनर तैयार करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जो हैं वो ठीक तरह से होने चाहिए। सांख्यिकी की मूल बातों की योग्यता, यानी जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो थोड़ी बहुत उस टीचर को आनी चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च का मामला है तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो काम आती है। फिर साधन संपन्न, यानी जो भी साधन चाहिए रिसर्च के लिए, चाहे वो क्वेश्चनर हुआ या फिर अदर चीज़ें होती हैं, वो सारी टूल्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए। लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए। अन्य शोध योग्यताएं जो होती हैं वो भी उनके पास होनी चाहिए। तो ये सब अगर प्रैक्टिशनर के रूप में हम टीचर को देखते हैं क्रियात्मक शोध में, तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा, क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया या चरण कह लीजिए, स्टेप्स कह लीजिए या प्रोसेस कहिए, एक ही बात है। क्योंकि स्टेप का मतलब क्या है, जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान और आकार देना, कि सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, पहचानेंगे और उसको स्ट्रक्चरल वे में रखेंगे। उसके बाद पृष्ठभूमि तथा अध्ययन की आवश्यकता, ये देखेंगे कि पृष्ठभूमि यानी कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर शोध प्रश्नों की पहचान, रिसर्च में जो क्वेश्चनर होगा, क्या क्या क्वेश्चन हम तैयार करेंगे वो उसकी पहचान होगा। कलेक्टिंग डाटा, डाटा का संग्रह करेंगे क्योंकि ये रिसर्च है। डाटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद परिणामों का फिर आएगा आपका उपचारात्मक क्रियाएं करना, यानी कि सारी चीज़ें हो गई, अब प्रॉब्लम भी पता चल रही तो उपचार क्या है इसका, अब हम किस तरीके से रेमेडियल टीचिंग या फिर मेथड यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो शोध जो होता है यहाँ आके कंप्लीट होता है। तो ये जो आपका टॉपिक था प्रोसेस या स्टेप वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आ सकता है पेपर में, और आएगा तो आप इन्हीं 7 पॉइंट्स को लिखेंगे और साथ ही साथ अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके का डायग्राम यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7 लिखा है, आप इसकी जगह क्या करेंगे, 1 पे जो मेरा पहला पॉइंट है वो लिख देंगे, 2 पे सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 5th पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आप इस वाले डायग्राम में लिखेंगे और जो आंसर है उसमें आप इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर क्रियात्मक शोध ए क्षेत्र, यानी जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर हम जो रिएक्शन रिसर्च है उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्षेत्रों में यूज़ होगा, किन किन तरीक़ों से। तो सबसे पहला होता है शिक्षार्थी को प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति आदि। इन तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अधिगम शैली में विकास कर सकते हैं, उनकी मनोवृत्ति में सकारात्मक चेंजेस ला सकते हैं। फिर शिक्षक सशक्तिकरण, ऐसे रिसर्च होने से क्या होता है ना, टीचर्स का भी आत्मबल बढ़ता है कि कोई कमी थी जो बहुत टाइम से चली आ रही है और अब रिसर्च हुई और उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। इससे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। फिर आता है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया और सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करना, कि जो इवैल्यूएशन के तरीके होते हैं उसको हम सोशली और जो हमारा औद्योगिक आवश्यकताएं हैं या नीड है समाज की, उस अकॉर्डिंग हम उस वे में मोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम प्राइमरी लेवल पर एक्शन रिसर्च के थ्रू, पाठ्यचर्या में अगर सुधार की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, संस्था प्रशासन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, सामाजिक सहयोग इत्यादि चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जा सकती हैं। तो ऐसे और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होने हैं वो पॉजिटिव ही होने हैं। तो ये जो यूनिट था ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी था ये एक्शन रिसर्च के ऊपर पूरा ही यूनिट बेस्ड था। तो इसका मतलब है कि एक्शन रिसर्च से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको स्टेप वाला बताया कि वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उनको ज़रूर तैयार कर लें। और ये नोट्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी में खुद अपने हाथों से भी लिखें, ताकि जो चीज़ें हैं वो पक्की हो जाएं। तो इसके बाद ये यूनिट 5 था करिकुलम का, तो करिकुलम का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है।